हेलो पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म गेम द विनर्स चॉइस पर। और आइए करें अपने आज के इस सेशन की शुरुआत। दोस्तों की जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं, बूस्ट योर स्कोर यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये सेशंस किस चीज पे डेडिकेटेड है, आपके स्कोर को बूस्ट कराने में। मतलब एक तरह के रिवीजन सेशंस होने वाले हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम लोग पॉलिटी कवर कर चुके हैं, एशियंट हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। आरआरबी जेई 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें सीबीटी 1 में जो कोर्स जो जीएस का कंटेंट आता है, उस चीज को हम क्विक रिवीजन के फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लगभग 20 क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं और आज की क्लास में हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मिडाइवल हिस्ट्री के वो 20 क्वेश्चन जिनसे हम कोशिश करेंगे कि मिडाइवल हिस्ट्री के एक मेजर पोर्शन को कवर कर सके। इससे पहले कि हम अपना कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आपको इन्फॉर्म कर दे, जैसे कि हर क्लास में आपसे बता भी रहे हैं, हम हर संडे को फ्री मॉक टेस्ट होता है हमारे प्लेटफॉर्म पर। हर संडे को एक ऑनलाइन टेस्ट आप देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के। आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह से उनको टैकल करना है, गिवन टाइम में कैसे सारी चीजें हैंडल करी जाए। सब कुछ आपको रियल एग्जाम वाला एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे मॉक टेस्ट, देखिए संडे संडे आप दे पाओगे एक मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे मॉक टेस्ट दे लो, तो हमारे इस पूरे पैकेज को आप परचेज कर सकते हो। 249 में आपको अगले 3 महीने तक दबा के मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट आप दीजिए आराम से, 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे टेस्ट दीजिए, संडे वाला दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगाइए, ठीक है। बाकी गिवन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं आगे की डिटेल्स जानने के लिए। और डाउनलोड कहां से करना है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, गेम लाइव टाइप करना है। ये तो इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी फ्री में, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है कि जो मॉक टेस्ट हो रहा है हमारा, वो आपको फ्री वाला मिलेगा और बाकी आप परचेज भी कर सकते हो। स्ट्रेटजी वीडियोस आपको मिलेंगी यहाँ पर, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर आपको। चलिए करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत और जानते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यार सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत किंग्स डिफीटेड मोहम्मद गोरी फॉर द फर्स्ट टाइम। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले कौन से राजपूत किंग ने डिफीट किया है। जैसा कि हम लोग को कहानियां जो पता है मोहम्मद गोरी के बारे में, जनरली वो क्या पता है कि मोहम्मद गोरी आया था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, और उसके बाद चंदावर का बैटल हुआ जिसमें जयचंद से हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किससे हुआ था, पृथ्वीराज चौहान से। सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। इसमें मोहम्मद गोरी पटक के मारा गया था, इसमें गोरी की डिफीट हुई थी, पटक के मारा गया था। और इस वाले में मोहम्मद गोरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान इस वाले में जीत रहे हैं और इस वाले में हार गए थे। हारने का मेन कारण क्या था, हारने का मेन कारण ये था कि हम लोग बटे हुए थे। हमारे देश में एक और राजा हुआ जिसका नाम जयचंद जयचंद था, और उस जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दे दिया था। मोहम्मद गोरी की बेटर स्ट्रेटजीज थी इस बार, और जयचंद का उसके पास साथ था, इस वजह से वो पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब हुआ। तीसरा बैटल वो लड़ता है चंदावर का, और इसमें ये जयचंद को हराता है। मतलब जिस जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान को हराने में, उसी जयचंद के साथ भी इसका युद्ध होता है और उसको हरा देता है। तो ये पूरी कहानी चल रही थी। यह था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये है आपका फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। इसी में मोहम्मद गोरी को सबसे पहली बार हार मिल रही है। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है क्योंकि मोहम्मद गोरी इंडिया जब आना शुरू किया है ना, तो उस समय इंडिया का सीन क्या था ये समझ लो। इंडिया का जो नदर्न इंडिया था, उसका सीन समझ लेते हैं कैसा था। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। मोहम्मद गोरी इधर साइड से आया था, तो इधर से जब वो एंट्री ले रहा था, तो एंट्री लेते समय उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए थे भारत के एवेंजर्स। कौन बैठे थे यहाँ पे, AVNGRS। भारत में भी एवेंजर्स थे क्या यार, जिनको हम राजपूत बोलते हैं, वो क्लैंस एक तरह की एवेंजर्स थी हमारे देश के लिए। 700 से लेकर के 1100 तक हमारे इस वाले वेस्टर्न बॉर्डर की प्रोटेक्शन जिसने करी है, वो हमारे देश के यही लोग हैं। हालांकि इसका इतिहास हम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है मिडाइवल हिस्ट्री में। हम लोगों को मिडाइवल हिस्ट्री में जब पढ़ाया जाता है तो हमारी बुक्स कुछ इस तरह से बनी है कि 1100 से बाद का इतिहास ही 1100 से बाद के इतिहास पर हम मेजर फोकस रखते हैं। लेकिन ये पीरियड भी एक बहुत बड़ा पीरियड है। 700 से 800, 900, 1000 और फिर 1100, 400 से 500 साल का इतिहास है ये। मतलब 700 से थोड़ा पहले से भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो अप्रॉक्स
500 ईयर्स का इतिहास है ये। और अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर, तो वो 1100 छोड़ 1200 में शुरू हो रही है। 1200 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो रही है। 1200 से 1300, 1300 से 1400, 1400 से 1500, 1526 में बाबर आ जाता है, 1526 में उसका अंत हो जाता है। यानी कि 1206 से, टू बी वेरी प्रिसाइज, 1206 से शुरुआत हुई है दिल्ली सल्तनत की। 1206 से लेकर के 1526, ये कितना टाइम हो गया? 1300, 1400, 1500, 320 साल का समय। इतना ग्लोरीफाई करके इतना अच्छे डिटेल में पढ़ाया जाता है हम लोगों को। और ये 500 साल का समय है जिसमें राजपूत यहाँ एवेंजर बन के खड़े थे, किसी भी इन्वेडर को इंडिया में एंट्री नहीं लेने दिया इन लोगों ने। इस टाइम पीरियड को अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये हमारा दुर्भाग्य समझिए, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। खैर, तो इस पीरियड में क्या हो रहा है, राजपूत लोगों ने पूरी तरह से दीवार बना करके रखी हुई, किसी को एंट्री नहीं मिल पा रही है यहाँ पर। अब एंट्री नहीं मिल पा रही है तो क्या है कि मोहम्मद गोरी ने भी यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करी है। जब मोहम्मद गोरी ने पहली बार इंडिया में कदम रखने की कोशिश करी है तो वो समय था 1180 का। 1180 में इंडिया आने की कोशिश करता है। 1180 से लेकर के 90 तक, 1180 से लेकर के 1190 तक अपने कदम पसारने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे पहली बार इसकी यहाँ पर से बठिंडा की तरफ से एंट्री होती है। बठिंडा की तरफ से एंट्री होती है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा ये, और बठिंडा में पटक पटक के मारा जाता है। ये बठिंडा में ये पटक पटक के मारा जाता है। आ गया ये, मेरी जिम्मेदारी है आपको सारी चीजें बताई जाए। बठिंडा में मोहम्मद गोरी पटक पटक के मारा जाता है, हार का सामना करता है। यहां पर कौन था उस समय? यहां पर उस समय था, एक मिनट, यहां से इसको एंट्री मिल रही है, यहाँ पे पटक पटक के मारा जा रहा है। इसका कुछ और नाम था उस समय, सहराब हिंद करके कुछ नाम था बठिंडा का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर से एंट्री ले रहा था। उसके बाद ये यहाँ पर से जब सक्सेसफुल एंट्री नहीं मिल पाती तो किसी और रूट से पहुंचता है या दिल्ली की तरफ। दिल्ली में मिलते हैं इसको पृथ्वीराज चौहान, और यहाँ पर इसका फिर से कॉन्फ्लिक्ट होता है पृथ्वीराज चौहान से। पहला बैटल होता है तराइन का, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और इस फर्स्ट बैटल में किसकी जीत होती है? पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हो रहा है? ये हो रहा है आपका 1191 में। 1191 में आपका फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, यहां पर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। अब दोस्तों ध्यान से देखो यहीं पे क्या हो रहा है। 1180 से इंडिया में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, 1191 में जाकर के ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ पाया है। मतलब 1180 से लेकर के 91, कितना टाइम हो गया? 80 से 90, 10 साल, 11 साल। इसको 11 साल लग गए हैं यहाँ दिल्ली तक पहुंचने में। मतलब यहाँ पर जो लोग बैठे होंगे उन्होंने पहले भी इसको हराया होगा, भगाने की कोशिश करी होगी, लड़ लड़ के धीरे धीरे पहुंचा है आगे तक। अब ये पीरियड हमको नहीं बताया जाता कि कहाँ पे इसको मारा जा रहा है, कौन इसको हरा रहा है। हमको कंसिडर किया जाता है हमारे आंसर्स में कि पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया। यहां से शुरुआत होती है, और उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण यह है कि इसके बाद जो बैटल था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 1192 वाला जो बैटल है वो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान एक जीते एक हारे, ये दिखा दिया था। इससे पहले भी ये हार रहा था, इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं, उन रूलर्स के बारे में कोई जिक्र ही नहीं होता है कि हाँ भैया यहाँ पर हारे भी थे हम लोग। हमारे इतिहास को इस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर ये हारा था, कहाँ हारा नहीं मतलब उससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हो रहा है 1191 में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हो रहा है 1192 में। सबसे पहली बार जिसको कंसिडर किया जाता है, जिसने हराया है इसको, उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई? अगर ये चीजें क्लियर हैं तो यहाँ पर तो पृथ्वीराज चौहान का नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है, जयचंद का नाम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर तो जयचंद का नाम दिखाई पड़ रहा है, जबकि जयचंद्र वाला युद्ध कब हुआ है मैं यहाँ पे डेट्स भी मेंशन कर देता हूँ। मैं यहाँ डेट्स मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ है आपका 1191 में, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन आपका हुआ है 1192 में, और चंदावर का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 1194 में, ठीक है। ये तीन बैटल और दिल्ली पे इसका कब्जा, किसका? मोहम्मद गोरी का। ये तीन बैटल और गोरी का कब्जा हो गया दिल्ली पे। समझ में आई कहानी?
तो यार क्वेश्चन फिर भी वही है, यार इसका आंसर क्या होगा? जयचंद नाम दिखाई पड़ रहा है, बाकी किसी के नाम को तो हम जानते भी नहीं सही से, करे क्या? ये राय पिथौड़ा कौन है? पता नहीं, आओ जानने की कोशिश करें। ये जो हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब है ना, इनके इनके कई नाम थे, उसमें से एक नाम था राय पिथौड़ा, ठीक है, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं। इनको पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, मतलब इनसे पहले दो पृथ्वीराज चौहान और हुए हैं, और इन्हीं का नाम एक और है राय पिथौरा। तो राय पिथौरा भी पृथ्वीराज चौहान का ही नाम है। दैट्स ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सीन है, मोहम्मद गोरी इंडिया आ रहा है, 1180 में ये इंडिया के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करता है। धीरे धीरे करके इनिशियल फेजेस में कुछ युद्ध जीतता है, कुछ हारता है, कहीं हार रहा है, कहीं जीत रहा है, ऐसे पूरी कहानी चलती जा रही है। फाइनली 1191 में आके पृथ्वीराज चौहान इसको पटक पटक के मारते हैं। उसके बाद जयचंद से धोखा मिलता है। युद्धों में नहीं हारे हैं हम, डरते हैं छल छंदों से। युद्धों में नहीं हारे हैं हम, डरते हैं छल छंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो इस जयचंद की वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार होती है सेकंड वाले बैटल में, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक चीज और आप लोग जान लो कि जब ये मोहम्मद गोरी इंडिया आया है, उस समय इंडिया कैसी दिखाई पड़ती थी? इंडिया कैसी दिखाई पड़ती थी इन द सेंस, इंडिया पे कौन सी जगह पर किसका रूल था, इंडिया के कौन से रीजन में किसका रूल था? तो अगर हम बात करें यहां पर, यो है मारो प्यारो भारत, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अलग अलग हम लोगों ने देखा था कि गुप्ता पीरियड चल रहा था, गुप्ता पीरियड के बाद हर्षवर्धन का टाइम आया, वर्धन डायनेस्टी के बाद क्या हुआ था, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो गया था। कोई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं बची थी। सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं बची थी तो ऑटोनोमस स्टेट्स का उदय हो गया। ऑटोनोमस स्टेट्स का जब उदय हो रहा है यहाँ पर, तो उनमें से कुछ क्लैंस हैं जो बहुत अच्छे से चीजों पर पकड़ बना रही है। जैसे अजमेर के साइड में चौहान लोग थे, अजमेर है, ठीक है, अजमेर हो गया। फिर यहाँ गुजरात साइड में सोलंकी लोग हैं, ठीक है। उसके बाद खजुराहो के साइड में आपके चंडेल लोग हैं, ज्यादा नीचे बना दिया खजुराहो। और यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं आपके, दिल्ली में बैठे हुए हैं तोमर लोग, ठीक है। अजमेर में कौन है? अजमेर में है आपके चौहान, दिल्ली में है तोमर लोग। यहां पर कौन बैठा हुआ है? यहां पर बैठे हुए हैं चंडेल। सोलंकी लोग कहां पे बैठे हुए हैं? गुजरात में। सोलंकी लोग बैठे हुए हैं गुजरात में। और ये पूरी कहानी है नॉर्थ इंडिया की। समझ में आई बात? यहां लिख देते हैं गुजरात। तो ये लोग एक दीवार की तरह बन के बैठे हुए थे, उस पार से किसी को भी आने नहीं देते थे, ठीक है। एवेंजर्स की तरह काम कर रहे थे, मैं तो इनको एवेंजर ही कंसिडर करता हूँ। ये बात क्लियर है? अब क्या हुआ, इन सब में आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलते थे तो उसी में से चौहान डायनेस्टी का जो है एक रूलर हुआ पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इन्हीं को हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम जानते हैं राय पिथौड़ा के नाम से, इन्हीं को जानते हैं राय पिथौरा के नाम से। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फाइनली दिल्ली में डिफीट करके तोमर लोगों को, दिल्ली में तोमर लोगों को डिफीट करके यहाँ पर अपना कब्जा बना लिया है। तो दिल्ली पे पूरा कंट्रोल ले लिया। दिल्ली पे जो कंट्रोल कर लेता था वो कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन पे उसका कंट्रोल मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला इस समय जब मोहम्मद गोरी इंडिया आ रहा है तो पृथ्वीराज चौहान है, ठीक। क्लियर हो गया? तो पीपल आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। ये हो गई है उस समय की बातें। इसी टाइम पे अलग अलग और भी डायनेस्टी थी, गंगा डायनेस्टी थी जो कि कोणार्क सन टेम्पल बना रही थी, वो सारी चीजें थी। लेकिन उतना सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो फिर हमारे पास समय की भी पाबंदियां हैं। अगर आप पूरा सब कुछ एकदम डिटेल में डेप्थ में जाके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर मैंने सब कुछ पढ़ा करके रखा है अपने हिस्ट्री के कोर्स में, आप वहां से जाकर के चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। चला जाए, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। बाकी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें बताइए, हम लोग लेकर के आने की कोशिश करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट न्यू रिलीजन
प्रोपाउंड बाय अकबर, जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही है क्या, पहले ये समझो। क्या हुआ था, अकबर का जो स्टार्टिंग फेज देखोगे तो 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर रहता है बैरम खान के कंट्रोल में। मतलब अकबर राजा है, लेकिन बैरम खान क्या है, अकबर के बिहाफ पर रूल कर रहा है। अकबर के बिहाफ पर रूल कर रहा है मतलब, अकबर के बिहाफ पर रूल करने का मतलब ये हुआ कि अकबर उस समय बहुत छोटा था, 15 साल का बच्चा था। तो इस टाइम पीरियड में अकबर का बस की बात तो थी नहीं संभाल पाना। तो राजा था हमारा कौन, अकबर, और बैरम खान उसके लिए एक ढाल बन के खड़ा था। ही वॉज लाइक कटप्पा फॉर अकबर, ठीक है। जैसे बाहुबली लोगों के लिए कटप्पा था, वैसे बैरम खान इनके लिए था, अकबर के लिए। तो सारी चीजें संभालता था। लेकिन बैरम खान थोड़ा कट्टरवादी था, थोड़ा कट्टर आदमी था, कट्टर मुसलमान, ठीक है। बैरम खान के बाद क्या हुआ, बैरम खान को यहाँ अकबर ही कुछ सजा देता है, उसके बाद बैरम खान की वाइफ से शादी भी कर लेता है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। और उसके बाद क्या होता है, बैरम खान के बाद अकबर की माँ का इन्फ्लुएंस रहता है। अकबर की सगी माँ नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको बहुत मानता था अकबर। तो अकबर की एक माँ हुआ करती थी, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। और ये भी थोड़ा कट्टरता थी इनके अंदर। 67 तक, 1567 तक जो है अकबर के ऊपर इन सब लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है। जब तक अकबर के ऊपर इन लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है, तब तक हम देखते हैं क्या रहता है, तब तक हम देखते हैं अकबर के अंदर क्या चीजें हैं, बहुत कट्टरता है। अकबर के अंदर कट्टरता है। समझ में आ रही चीज। इसी टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो आप फेमस एक कहानी सुनते हो कि चित्तौड़ में जाकर के अकबर ने बहुत सारी लोगों को मार दिया था, हिंदुओं को काट काट के उनके सरों का एक पूरा ढेर बना दिया था। वो सारी चीजें इसी पीरियड में देखी जा रही हैं, जब अकबर बैरम खान के इन्फ्लुएंस में है, जब अकबर अपनी माँ के इन्फ्लुएंस में है, और इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कट्टरता थी। उसी का हमको देखने को मिलता है कि अकबर ने क्या कर के रखा है, इतना घमासान मचा करके रखा है। चित्तौड़ वाला जो कांड है वो इसी केस में हो रहा है। ये सारी कहानियां चल रही हैं। उसके बाद अकबर का रुख थोड़ा बदलना शुरू हो जाता है। क्यों बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बाकी फिलोसफीज को भी ऑब्जर्व करना शुरू करता है, वो बाकी रिलीजन के लोगों को भी जानना शुरू करता है। यहाँ पर तक उसके पास मुलाकात हो चुकी है शेख सलीम चिश्ती से। उनका इन्फ्लुएंस रहता है, सूफी सेंट थे वो। तो बाकी लोगों को देखना शुरू करता है। तो अकबर का पॉइंट थोड़ा बदलता है, और हम देखते हैं कि इबादत खाना की स्थापना करा देता है अकबर। कब अकबर स्थापना कराता है इबादत खाना की, 1575 में। 1575 में इबादत खाना। इबादत खाना बनवा देता है। इबादत खाना में क्या है कि इनिशियली कहता है कि मुस्लिम लोग आएंगे, मुस्लिम जितने भी रिलीजियस गुरुज हैं मुस्लिम्स के, वो लोग आएंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बातचीत होंगी, और एक दूसरे के पॉइंट्स वगैरह रखेंगे, जाना समझा जाएगा। इसी में बाद में वो हिंदुओं की भी एंट्री अलाउ कर देता है, इनिशियली फॉर मुस्लिम्स। लेकिन बाद में हिंदू को भी एंट्री मिल जाती है। तो देखता है कि यार हिंदू के जो गुरु थे उनकी बातें भी सुनता है, मुस्लिम्स के गुरु की बातें भी सुनता है, सबका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है। वो फाइनली डिसाइड करता है कि यार सब अलग अलग रिलीजन लेकर के चल रहे हो, ऐसा करो ना कि जो हिंदुओं में अच्छी चीजें उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, जो मुस्लिम्स में अच्छी चीजें उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, इन सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करके एक नया रिलीजन बना दिया जाए। इन सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करके एक नया रिलीजन बना दिया जाए, दीन ए इलाही। एंड अगेन, जब मैं हिंदू बोल रहा हूं तो हिंदू नहीं, अदर रिलीजन लिखना बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें इसमें बाकी रिलीजन्स का भी हमको रोल दिखाई पड़ता है। बाकी रिलीजन्स मतलब क्रिश्चियनिटी का भी रोल दिखाई पड़ता है। क्रिश्चियनिटी इंडिया में आ चुकी थी, मैं बताऊंगा भी आगे आपको। इस टाइम तक क्रिश्चियनिटी इंडिया में आ चुकी थी। तो यहाँ पर मुझे हम लोगों को क्रिश्चियनिटी का रोल भी दिखाई पड़ता है, तो अदर रिलीजन्स लिख देते हैं। तो सबके रिलीजन्स में से अच्छी अच्छी चीजें निकाल करके एक नया धर्म बनाता है, दीन ए इलाही। अब कुछ लोग कहते हैं जो अकबर को क्रिटिसाइज करते हैं, वो लोग कहते हैं कि अकबर ने दीन ए इलाही इसलिए बनाया था क्योंकि अगर वो नया धर्म बना रहा है
तो वो भगवान बन जाएगा उस धर्म का, वही उसका मेन बन जाएगा सब मालिक। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर एक रिफॉर्म ला रहा था। अब रिफॉर्म ला रहा था या उसके मन में क्या था, ये चीजें ज्यादा किसी को नहीं पता, सब लोग अपनी अपनी एनालिसिस दे सकते हैं। लेकिन जब दीन इलाही की स्थापना करी अकबर ने, तो मुस्लिम वर्ग ने अकबर का बहुत ज्यादा विरोध किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई मुस्लिम वर्ग अपना पूरा इस्लाम को मानेगा और वो देख रहा है कि अकबर एक नया रिलीजन लेकर के आ रहा है, तो भाई मुस्लिम वर्ग भी पूरा विरोध करेगा। अकबर के नाम के फतवे इशू कर दिए गए, बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। पहला इंसान जो अकबर के इस कॉन्सेप्ट को खुले दिल से एक्सेप्ट करता है, उसका नाम था बीरबल। तो बीरबल वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने दीन ए इलाही को एक्सेप्ट किया था, तुरंत उसने अपना रिलीजन ये अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो ये सारी कहानी चल रही है कब? ये कहानी कब हुई है? जब दीन ए इलाही की स्थापना हुई है, तो 81 के आसपास हुआ था, 1581 में। 1581 में दीन ए इलाही की स्थापना हो गई है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आपसे ये भी पूछा जाता है कि अकबर ने जो इबादत खाना बनवाया था वो कहां पे था, तो ये है आपका फतेहपुर सीकरी। आगरा है, आगरा के पास में एक जगह है फतेहपुर सीकरी, वहीं पर ये इबादत खाना बनवाया था इसने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी बहुत ज्यादा फेमस जगह है, आप लोग जाइएगा कभी तो जरूर घूमिएगा। तो दीन ए इलाही की स्थापना कौन कर रहा है? दीन ए इलाही की स्थापना कर रहा है अकबर। अकबर, कुछ लोग कहते हैं कि अकबर एक नया धर्म बना के उसका मसीहा बनना चाहता था, उसका खुदा बनना चाहता था। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर सच में कुछ रिफॉर्म लाना चाहता था, सच्चाई क्या थी वो अकबर जाने और वो कुछ लोग जाने। हमें मतलब इस बात से है कि बीरबल वॉज द फर्स्ट पर्सन एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्यादा नहीं चला था, आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें आई थी। आगे चल के हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय को अपने मॉडर्न इंडिया में। वो स्थापना करते हैं ब्रह्मो समाज की। तो ब्रह्मो समाज का जो कॉन्सेप्ट था, कहीं ना कहीं ये दीन ए इलाही से इन्फ्लुएंस था। कि दीन ए इलाही में क्या किया था, सारे धर्मों की बढ़िया बढ़िया चीजें निकाल करके एक नया रिलीजन बनाया। ब्रह्मो समाज की स्थापना में भी क्या किया है राजा राम मोहन राय ने, कि सारे रिलीजन्स को उसने स्टडी किया। उसने क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ा, उसने मुस्लिम्स को भी पढ़ा, उसने हिंदुओं के रिलीजन को भी पढ़ा, सब कुछ उसको पढ़ा उन्होंने। और उसके बाद अपना एक ब्रह्मो समाज बना दिया और उनकी टीचिंग्स को आगे लेकर के जा रहा है ब्रह्मो समाज। तो समझ में आ रही बात? दीन ए इलाही का सिमिलर कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं ब्रह्मो समाज के नाम से राजा राम मोहन रॉय। तो ये बात भी चाहिए तो आप लिख लीजिएगा। बढ़ाते हैं कहानी को हम लोग आगे। Which was the first Muslim dynasty that ruled India? अब देखो यार क्या हुआ है, अगले पेज पे बता देते हैं। 1191 से लेकर के 1194 के बीच में 1191 से 1194 के बीच में क्या किया है मोहम्मद गोरी ने? दिल्ली के रीजन में कब्जा कर लिया है, जयचंद को भी हरा दिया है, पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया है। फिर वो क्या कहता है कि यार मुझे इंडिया में रूल नहीं करना, मुझे पैसा लूटने आया था, पैसा लूट लिया, अब रहे हैं हम जा। तो यहाँ से निकल लेता है। लेकिन अगर यहाँ से निकल रहा है और यहाँ की जगह पे कब्जा कर लिया है, तो किसी को तो यहाँ अपॉइंट करके जाएगा ना। कह रहा है कि मैं अपना रूल चलाऊंगा अपने घोर में जाकर के, जहां से आया था वहां जाकर अफगानिस्तान से रूल चलाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इसको किसी को तो अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इंडिया में दिल्ली का जो रीजन है, इंडिया में जो दिल्ली का रीजन था, ये इसने अपने एक स्लेव को दे दिया जिसका नाम था कुतुब उद दीन ऐबक। ठीक है, ये कौन था? ये इसका एक स्लेव था और बहुत ज्यादा काबिल स्लेव था, बहुत टैलेंटेड स्लेव था। तो इसने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का क्या अपॉइंट कर दिया, गवर्नर अपॉइंट कर दिया कि भाई तुम यहाँ का संभालोगे। आगे जाता है, बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। कुछ कहानियां हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अकबर को मार, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक को मार दिया था, मतलब उसको बंदी बना के ले गए तो उसकी आंखें फोड़ दिए थे। तो वो आपने सुना होगा चंद्रवरदाई की जो कहानी, वो जो पोयम है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। तो वो चीजें पूरी कहानी आगे होती हैं। कुछ लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि कुछ ट्राइब्स ने हमला करके उसको मार दिया था। तो यार एक बात सोचो, कुतुबुद्दीन, सॉरी मोहम्मद गोरी, इतना बड़ा रूलर, इतनी बड़ी सेना के साथ सब कुछ करके जा रहा है और उसके कुछ ट्राइब्समैन ने उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डाला। ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इतिहास डिस्टॉर्टेड है, इस चीज का ज्यादा दिखाई पड़ रहा है पूरी कहानी में। क्यों? क्योंकि सेम टाइम नहीं, थोड़ा दिनों बाद जो जो आगे चल के पोएम लिखी गई चंद्रवरदाई वाली, जो पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। और उस पृथ्वीराज रासो में हमको देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने ही इसको मारा है। तो पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था इन्होंने, उसकी आंखें फोड़ दी थी, उनको अपने साथ लेकर के जा रहा था ये, किसको बंदी बना करके रखेंगे, फिर उनको मार डाला था। तो जब मार दिया गया था, उसके बाद की और आगे की कहानी बताता हूं मैं आपको, कि पृथ्वीराज चौहान ने इनको मार दिया, फिर चंद्रबरदाई
और पृथ्वीराज चौहान दोनों साथ में थे, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया कि दुश्मन के हाथ से नहीं मरना है, मैं अपने के हाथों से मर जाऊंगा। अपनों के हाथों मार दिया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी, जो ये मोहम्मद गोरी हैं, उनके जो मतलब सैनिक वैनिक थे, वो इसको ले जाते हैं जहां पर बार बार कुतुबुद्दीन ऐबक निकल रहा है मेरे मुंह से, जहां पर मोहम्मद गोरी की ये क्या कहते हैं, कबर वगैरह बनाई जाती है, उसी के नीचे, उसके थोड़ा आगे बढ़कर थोड़ा पहले पृथ्वीराज चौहान को भी दफना दिया गया था कि कोई अगर इसके ऊपर आएगा तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर से चढ़ करके आएगा, ऐसे इस तरह की चीजें करने के लिए। तो ये सारी कहानियां हैं, मैंने आपको बता दी जो चीजें थी। सच्चाई ये है, जो इतिहास मानता है वो ये मानता है कि कुतुब, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक बोल रहा हूं मैं, जो आपका ये था, क्या नाम है इसका, मोहम्मद गोरी, ये वापस जा रहा था अफगानिस्तान और रास्ते में कुछ ट्राइब्स ने हमला कर दिया। कुछ ऐसी ही कहानियां आपको वहां पर भी देखने को मिलती है जब बात होती है अलेक्जेंडर की, कि अलेक्जेंडर इंडिया को छोड़ करके वापस जा रहा था और रास्ते में इसके ऊपर किसी ने हमला नहीं कर दिया और रास्ते में बीमारी का शिकार होकर मर गया। तो उसी टाइप की कहानी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है और रास्ते में ये भी मरा जाता है। अब क्या है, जब इसकी डेथ हो गई है तब क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में पूरा राज्य आ गया। अब जब पूरा राज्य इसके कंट्रोल में आ गया है, इसको गवर्नर बना करके गया था, और कहानियां ये उड़ती हुई आ रही थी कि मोहम्मद गोरी मर गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये डाउट था कि ऐसा ना हो कि कहीं जिंदा हो और मैं अपने आप को राजा घोषित कर दूं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को राजा नहीं घोषित करते हैं, ये हमेशा अपने आप को स्लेव ही बोलते हैं कि हम उनके सेवक हैं, वो हमको ये राज्य चलाने को दे गए थे, मेरी जिम्मेदारी है, मैं चला रहा हूं, और आगे चल के मैं मर जाऊंगा, फिर आगे आने वाले लोग चलाएंगे। तो 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा है, ये यहाँ पर रूल कर रहा है। अपने आप को उसने कभी भी सुल्तान या राजा नहीं बोला है, वो हमेशा अपने आप को स्लेव मानता रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब इस चीज के बाद क्या हो रहा है, इस चीज के बाद यार हमको देखने को मिलेगा, इस चीज के बाद हमको देखने को मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई है। उसके बाद 1210 में क्या होगा, इल्तुतमिश आ जाएगा। और ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर देगा, ये कहेगा अपने आप को सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहली बार कोई सुल्तान ऑफ दिल्ली बन रहा है तो वो कौन है, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। हालांकि यहां पर से देखा जाए तो डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी है, रूल पूरा सब कुछ ये कर रहा है, बस इसने टाइटल नहीं लिया है सुल्तान वाला। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर से शुरुआत किसकी हो रही है, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत हो रही है पूरे मुस्लिम रूल की हमारे इंडिया में। और इसकी जो डायनेस्टीज है उनको आप कैसे याद रख सकते हो, उनको आप याद रख सकते हो सबसे पहले एस, फिर के, फिर टी, एस, एल, एम। तख्त सलाम, तख्त सलाम समझ में आ रहा है। एस से आपकी स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आपकी खिलजी डायनेस्टी आती है, उसके बाद आपकी आती है तुगलक, तुगलक के बाद आपकी आती है सैयद, उसके बाद आती है लोधी, और फाइनली यहां पर मुगल्स का इन्वेजन हो जाता है। ठीक है, तो ये इतनी कहानी क्लियर है। सख्त सलाम से आप याद रख सकते हो ये पूरी कहानी। अब सख्त सलाम से याद रख रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे कहाँ शुरुआत हुई है, 1206 से शुरुआत हुई है स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव डायनेस्टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव। इसी को मामलुक डायनेस्टी भी कहते थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन वगैरह कौन से वंश के थे, मामलुक वंश के थे। मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं स्लेव डायनेस्टी को। ठीक है, ये इतनी कहानी क्लियर है। लोधी डायनेस्टी कब खत्म हो रही है, 1526 में, और फिर 1526 ऑनवर्ड्स किसकी शुरुआत हो जा रही है, मुगल्स की। अब ये बातें मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ठीक है, यहां तक ही क्लियर कहानी। यहां तक क्या है कि ये जितने भी रूलर्स हो रहे हैं ये बोलते हैं कि हम दिल्ली के सुल्तान हैं। क्या हैं, सुल्तान। इसलिए इस पीरियड को बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत किस पीरियड को बोल रहे हैं, 1206 से 1526 तक, क्योंकि इस पीरियड में जो भी दिल्ली पे बैठ रहा है वो अपने आप को दिल्ली का सुल्तान बता रहा है। क्लियर है बात।
इसके बाद यहां पर आ जाता है बाबर, इसके बाद यहां पर बाबर आ जाता है और बाबर कहता है हम सुल्तान नहीं है, हम बादशाह हैं। यहां पर से कौन आ जा रहा है? बाबर का इन्वेजन हो रहा है मुगल्स में, और बाबर अपने आप को बादशाह बोलता है। तो सुल्तान का मतलब समझ गए, सुल्तान और बादशाह में डिफरेंस है थोड़ा बहुत। ये डिफरेंस मैंने आपको हमारे इसी चैनल पर आप जाएंगे तो हमारे शॉर्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। हमने शॉर्ट वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सुल्तान और बादशाह में डिफरेंस क्या होता है, आप उसमें देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो 1206 से लेकर के 1526 आपको बताना है। और इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं? तो मामलुक या फिर स्लेव है सबसे पहले, फिर खिलजी है, तुगलक है, सैयद है और लोधी है। लोधी के बाद 1526 में बाबर इंडिया आता है, लोधी को हरा देता है, उसके बाद कब्जा कर लेता है, तो यहां से आगे बादशाहत शुरू हो जाती है। ये है पूरा मुगल तख्त। ठीक है, ये कहानी कब तक जाती है? ये पूरी कहानी कंटिन्यू रहती है आपकी 1857 तक, जब बहादुर शाह जफर एक आखिरी बादशाह हुए। उसके बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ठीक है, इतना पूरा क्लियर है सभी को? देखो यार, मेरी कोशिश ये है कि किसी एक क्वेश्चन के सहारे उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सारी आपको बता दी जाए। क्वेश्चंस पढ़ने का यही तरीका होता है। मेरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम पार्ट कवर कर दिया जाए। बाकी इच्छाओं का तो अंत नहीं है, सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। तो इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती सारी। इच्छा तो मेरी ये है कि पूरा ही मैं कवर करके चलूं, क्योंकि मुझे मजा आता है जितना ज्यादा मैं डेप्थ में जाके चीजों को बताता हूँ उसमें। विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया? तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। सख्त सलाम याद रखना है, SKTSLM। ये है मुगल्स और ये इतना क्या है? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, बढ़ते हैं कहानी में आगे, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या जानना चाहता है। अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि डैश वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमन हु एवर सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली? फातिमा अली फिहरी। देखो नाम बहुत सारे हैं नाम, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है फर्स्ट एंड ओनली, मतलब एकलौती ही होगी। और एकलौती कौन है? एकलौती है वो रजिया सुल्तान। रजिया बेगम लिखा है, रजिया बेगम नहीं, रजिया सुल्तान है इनका नाम। इनका नाम रजिया सुल्तान याद रखना है, रजिया बेगम नहीं याद रखना है आपको। लेट मी करेक्ट दिस। कहीं से तो होगा कुछ। वाइट, ठीक है, फिल कर देंगे इसको वाइट कलर से। रजिया सुल्तान नाम था इनका। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्रोनोलॉजी समझ लो। तीन क्या है कि हमने सबसे पहले देखा कौन है? सबसे पहले देखा कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कौन आया है? इल्तुतमिश आया है। अब इल्तुतमिश के बच्चे हुए, जो इल्तुतमिश के बच्चे थे ना, बहुत ज्यादा काबिल नहीं थे, मतलब लड़के बहुत ज्यादा काबिल नहीं थे। लेकिन इल्तुतमिश की एक बेटी थी, वो बहुत ज्यादा काबिल थी। मतलब इल्तुतमिश ने नोटिस किया कि यार मेरी बेटी तो बहुत काबिल है, लड़के निकल गए निकम में। तो इल्तुतमिश ने क्या कहा? इल्तुतमिश ने कहा ऐसा है, मैं लड़कों के हाथ में राज नहीं सौंपूंगा, मैं अपनी बेटी को बना दूंगा सुल्तान। ठीक है, इल्तुतमिश ने डिसाइड किया कि वो रजिया को बना देगा सुल्तान, और यहां से उसका नाम पड़ गया रजिया सुल्तान। आप लोगों ने बहुत सारा नाम चीजें सुनी होंगी, तो वो यही है रजिया सुल्तान। और इसके आगे कहानी यार ये है, इसके आगे की कहानी यार ये बैठती है कि रजिया सुल्तान का जो भाई है उसको नहीं पसंद आता है। दूसरी चीज ये है कि इल्तुतमिश ने स्थापना करी थी चहलगामी की। इसमें क्या है? 40 नोबल्स थे। ये जो नोबल्स थे, ये राजा को डायरेक्ट करते थे कि आप ऐसे ऐसे करिए। तो मतलब एक तरह का गाइडेंस का एक पूरा इनका था कि राजा की एडवाइजरी कमेटी थी एक तरह की। ठीक है, धीरे धीरे करके आगे हम देखते हैं कि ये चहलगामी इतने मजबूत हो जाते हैं कि राजा को अपना पपेट बना लेते हैं। तो इल्तुतमिश के टाइम पे तो दिक्कत नहीं थी, इसने शुरू किया था, ये लोग इसी के हिसाब से चलते थे। इल्तुतमिश के टाइम पे ये सब लोग इसी के हिसाब से चलते थे। कलर चेंज कर देते हैं, दिस इज नॉट गुड ऑप्शन।
तो इल्तुतमिश के टाइम पे तो सब इसी के नाम पे, इसी के इशारों पे चलते थे। जब रजिया को सुल्तान बनाया गया, ये चीज चहलगामी के लोगों को भी नहीं पसंद आई। ये चीज, अब सीधी सी बात है, एक लड़की को बनाया जा रहा है और पेट्रियार्की, एक्सट्रीम पेट्रियार्की का समय है, तो इस टाइम पे हजम नहीं होगी लड़कों से। इनके जो इल्तुतमिश के बेटे थे उनसे भी हजम नहीं हुई, जिनका नाम फरीद खान था। फरीद था कि फिरोज था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान क्यों नहीं आ रहा है, फिरोज था। फिरोज को भी नहीं पसंद आई ये चीज, तो फिरोज ने क्या किया, चहलगामी के साथ में अपना गठबंधन कर लिया, चहलगामी के साथ अपना टाइप कर लिया, और पूरी कोशिश क्या किया कि रजिया को साइडलाइन करके राज्य खुद चलाया जाए। तो चहलगामी और फिरोज ये दोनों मिल करके ये पूरा राज्य चलाने लग गए, ये लोग पूरा कंट्रोल कर रहे थे। रजिया ने क्या किया, रजिया ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। रजिया ने नोटिस किया कि यार मैं तो खाली नाम की राजा बना दिया गया, चला ये लोग रहे हैं, तो रजिया ने रिवोल्ट कर दिया इनके खिलाफ और अपने आप को उसने सुल्तान बना दिया, अपने आप को सुल्तान बना दिया। ठीक है, ये पूरी कहानी चलती है, यहां पर तक रजिया को सुल्तान नहीं बोलते हैं, यहां बोलते हैं। इल्तुतमिश चाहता था रजिया बने, फिरोज ने चहलगामी के साथ अपने टाइप करके कंट्रोल करना शुरू कर दिया सारी चीजों को। रजिया ने रिवोल्ट किया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। रजिया का एक सिपाही, एक वो कमांडर था, मिलिट्री कमांडर, जो कि रजिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। वो पूरा मानता था कि रजिया काबिल है तो रजिया को ही बनना चाहिए, रजिया क्योंकि काबिल है इसलिए रजिया को ही बनना चाहिए सुल्तान। उस मिलिट्री कमांडर का नाम था याकूब। ठीक है, मिलिट्री कमांडर था ये पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अब सीन यार ये है ना कि रजिया को, मतलब सिंपल चीज देखो, रजिया क्योंकि वो हाइट में थोड़ा कम है, घोड़े पे चढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है, तो याकूब उसका थोड़ा सपोर्ट कर देता था। अब इस तरह की चीजें होती थी, तो चहलगामी और फिरोज, चहलगामी के लोग और फिरोज लोग इस चीज को नेगेटिव पब्लिसिटी करते थे कि रजिया को देखो यार, उसका सहारा किस तरह से लेकर के ऊपर चढ़ रही है, जो घोड़े पे खुद नहीं चढ़ पा रही है, वो सुल्तान सुल्तान क्या बनेगी, इस तरह की चीजें फैला रहे थे। लेकिन कामयाब नहीं थे, क्योंकि पब्लिक भी रजिया के साथ में ही थी, पब्लिक भी रजिया का ही सपोर्ट करती है। समझ में आई इतनी बात। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लैश हो गया है भाई बहनों में। चहलगामी पूरी तरह से उसका सपोर्ट कर रही है, फिरोज का सपोर्ट कर रही है, याकूब इसका सपोर्ट कर रहा था। एक राजा था, ये पंजाब की साइड में एक था, अल्तूनिया, अल्तूनिया था पंजाब की साइड में। अल्तूनिया के साथ ये लोग साजिश करते हैं, कौन, ये दोनों मिलकर के अल्तूनिया के साथ में साजिश करते हैं कि वहां पर तुम रिवोल्ट कर दो, रजिया वहां पर तुमसे मिलने आएगी, वहां पर मरवा दिया जाएगा। तो ये उधर रिवोल्ट करता है, रजिया चली जाती है इधर, रजिया चली जाती है कॉन्फ्लिक्ट के लिए। और इसी पीरियड में जो रजिया का सबसे ज्यादा भरोसेमंद था याकूब, उसको मार दिया जाता है। याकूब मर गया है, रजिया अल्तुनिया तक पहुंचती है, लेकिन बाद में अल्तुनिया रजिया के बीच में कुछ चीजें हो जाती हैं और अल्तुनिया कर लेता है रजिया से शादी। अल्तुनिया मैरीज रजिया। ये सीन हुआ। जब अल्तुनिया और रजिया ने शादी कर ली, तो ये लोग थे उस समय करनाल के पास में, ये लोग कहीं करनाल के आसपास पहुंचते हैं। हरियाणा में एक जगह है करनाल। तो अल्तुनिया के मन में यार ये चल रहा था कि रजिया से मैं कर लेता हूँ शादी, रजिया से शादी करने के बाद रजिया को मरवा देंगे, हम राजा बन जाएंगे। करनाल के पास पहुंचते हैं, इन सब लोगों के, इन लोगों में ये बातें आपस में अंडरस्टैंडिंग थी है। चहलगामी और फिरोज ने प्लानिंग करी थी कि अल्तुनिया कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, उधर जाएगी रजिया, फिर उससे बातचीत करके इसने कर ली शादी। अल्तुनिया को लालच ये दे कि तुमको सुल्तान बना दिया जाएगा। अब अल्तुनिया के मन में ये चल रहा है, तो उसने शादी कर ली रजिया से। करनाल के पास ये लोग होते हैं, वापस आ रहे होते हैं, तो उसी टाइम पर चहलगामी और फिरोज ने अपनी चाल चली और अल्तुनिया और रजिया दोनों को मरवा दिया। अल्तुनिया और रजिया दोनों को मरवा दिया, तो अल्तुनिया को यूज करके रजिया का सफाया करा दिया गया, ये चीज थी। अब यार पता है, ये एक वीक पॉइंट बोल दूं या क्या बोल दूं, मोहब्बत में फंस गई है रजिया, मोहब्बत में ना फंसती तो मारी ना जाती। समझ लो बेटा, समझे, मोहब्बत में ना फंसती तो रजिया भी ना मारी जाती। अल्तुनिया को तो खैर लालच ही था। याकूब मेरे ख्याल से देखा जाए तो डिजर्विंग था, जो रजिया को डिजर्व करता था, लेकिन ये इसको कभी भाव ही नहीं मिला। यार कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। बढ़ते हैं आगे। तो रजिया का सीन हमने देख लिया, क्या हुआ, ये रजिया सुल्तान की कहानी है। और रजिया सुल्तान की कहानी में आपको मैं बता दूं टाइमलाइन भी एक बार, टाइमलाइन की अगर बात करें तो हमने देखा था 1206 में, किसी और कलर से बताते हैं, 1206 में
1206 से लेकर के 1210 तक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। 1211 में बैठता है इल्तुतमिश। 1211 से लेकर के 1236 तक रहता है इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। फिर रजिया कब बन रही है? 1236 से 1240 तक। इन 4 सालों में रजिया का खेल खत्म हो गया, यहां पर इनकी डेथ हो जाती है 1240 में। अब रजिया की डेथ के बाद कोई भी काबिल इंसान नहीं बचा है इनके पास। फिरोज पहले से ही पपेट था यार, वो बस उसको राज्य चाहिए था, तो वो भी पहले से ही पपेट था। तो वो थोड़े दिन करता है, 1 साल वो राज करता है, फिर 1-2 साल इनकी डायनेस्टी का कोई और राज करता है। चहलगामी पूरी धीरे धीरे पावरफुल हो गई है, क्योंकि टैलेंटेड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, उनके सामने का जो संघर्ष होता है, संघर्ष जो है टैलेंटेड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है और बुज़दिल लोगों के लिए होती है प्रॉब्लम्स। संघर्ष हमेशा ही टैलेंटेड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है और बुज़दिल लोगों को बर्बाद कर देता है। रजिया के बाद जो आए सब बुज़दिल लोग थे, चाहे वो फिरोज हो, चाहे इसके आगे आने वाले 1-2 छोटे मोटे लोग हों, सब बर्बाद थे एकदम। तो ये सारे लोग बर्बाद थे पूरी तरह से। चहलगामी पूरी तरह से सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख रही थी, तो बाकी लोगों को पूरी तरह से चहलगामी ने पपेट बना लिया था। अब ये इस तरह से क्या हो रहा है, पूरी मामलुक डायनेस्टी में से ये जो कहानी थी खत्म हुई जा रही है। इनके बाद इन चहलगामी में से ही एक इंसान निकल करके आता है जिसका नाम है गियासुद्दीन बलबन। तो यार ये गियासुद्दीन बलबन एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही तेज आदमी रहा करता था और चहलगामी में से ही निकल करके आया, जैसा कि हमने देखा। तो वो क्या करता है, इसके बाद आने वाले जितने भी लोग होते हैं, ये फिरोज कहाँ गया, ये फिरोज बनने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा रूल नहीं कर पाता है। इसके आने वाले जितने भी मतलब इसके परिवार के जितने लोग भी आगे आते हैं, बहुत ही वीक रूलर्स होते हैं। फाइनली गयासुद्दीन बलबन आकर के फिर से इस एम्पायर को कंसोलिडेट करके स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो उसके आगे की अपनी अलग कहानी है। तो हमने क्या देखा, रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान की पूरी कहानी है। रजिया सुल्तान का सपोर्टर कौन था? याकूब था, जो उसका कमांडर था। कमांडर नहीं था, ये कैवलरी का चीफ था इसकी, ठीक है। कैवलरी का चीफ था, चलो मैं लिख देता हूँ साथ में यहाँ पे, ये इसकी कैवलरी का चीफ था और इसने बहुत सपोर्ट किया रजिया सुल्तान का। ठीक है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। फिर रजिया सुल्तान की मुलाकात होती है अल्तुनिया से, उससे शादी होती है, बाद में अल्तुनिया की भी डेथ हो जाती है। 1 मिनट, याकूत से इसका, याकूत ने इसका सपोर्ट किया, इसकी डेथ हो गई। अल्तुनिया ने इसका सपोर्ट किया, उसकी डेथ हो गई। कौन तुम्हारे पास से यहाँ घर जाता है, कौन तुम्हारे पास से यहाँ घर जाता है, तुम जिसको छू लेती हो वो मर जाता है। अलायंस कुछ फिट बैठ रही है क्या यहाँ पे? रजिया सुल्तान की पूरी कहानी आई होप सबको क्लियर हो गई है। बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है हमारा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रजिया सुल्तान। और इसी के साथ हम बढ़ाते हैं कहानी को आगे। आगे का क्या देखना है हमको, आइए देखते हैं। 1 मिनट, यस। तो हु हैड डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा? बैटल ऑफ खानवा कब हुआ है? 1527 में हुआ है। इसमें कौन कौन है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सीन यार ये था कि यहाँ पर हमने देखा था सख्त सलाम के बारे में, याद है मैंने बताया था। तख्त सलाम में कौन सी आखिरी डायनेस्टी थी? मुगल से पहले की आखिरी डायनेस्टी कौन सी? लोधी डायनेस्टी है। SKTSLM स्लेव है, उसके बाद के से खिलजी आ गई, तुगलक आ गई, फिर एस से सैयद, फिर एल से लोधी और फाइनली मुगल्स की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो लास्ट डायनेस्टी मुगल से पहले की कौन सी है? लोधी डायनेस्टी है। और इस लोधी डायनेस्टी में पहले तो सिकंदर लोधी था, वो बहुत ही काबिल रूलर था, वो बहुत ही टैलेंटेड रूलर था। उसके बाद एक रूलर और आता है जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। ही वॉज नॉट दैट अ ग्रेट लीडर। और सीन क्या है कि ये है हमारा प्यारा भारत, ये हो गए हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स। इस क्षेत्र में एक गवर्नर था जिसका नाम था दौलत खान, और इब्राहिम लोधी यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है। तो दौलत खान के चाहता है कि इसको हटा के मैं बन जाऊं कुछ। तो दौलत खान क्या करता है, इधर से बाबर को इनवाइट करता है कि बाबर से कहता है यार तुम इंडिया आओ और इसको मार पीट करके खत्म कर देते हैं, दबा के यहाँ पैसा ले जाना, तुम वापस चले जाना। तो दौलत खान को ऐसा लगा कि चलो ठीक है, तो इसको बाबर का सपोर्ट ले लेते हैं, बाबर के सपोर्ट से यहाँ तख्ता पलट कर दिया जाए, इब्राहिम लोधी को मार पीट के किनारे कर दिया जाए। इधर कौन है? इब्राहिम। और बुला आ कौन रहा है? बाबर आ रहा है। तो बाबर इंडिया आता है दौलत खान के बुलाने पर। कब आ रहा है ये पूरी कहानी आप जो मैंने बनाई है यहाँ पर, ये कहानी है आपकी
26 की। इधर से बाबर आ रहा है, इधर से इब्राहिम लोधी की सेना दिल्ली छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ जाती, सोचती कि दिल्ली में अगर लड़ाई होगी तो बहुत ज्यादा लूटपाट मचा सकते हैं लोग, तो दिल्ली में लड़ाई ना रखो, दिल्ली के आगे एक जगह पड़ती है पानीपत, वहां पे लड़ाई रखते हैं। तो यहाँ पर पानीपत के मैदान में लड़ाई हो जाती है इन दोनों की। तो पानीपत के मैदान में कौन कौन आ गया है? बाबर और इब्राहिम लोधी की सेना आ चुकी है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी कब हो रहा है? 1526 में हो रहा है, और ये बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट वाला है। दिस इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, बाबर इसको हरा देता है। बाबर इसको हरा देगा, उसके बाद क्या होगा? बाकी जगह पर दौलत खान सोचता है कि यार जीता है, लूट पाट के चला जाएगा, लेकिन बाबर डिसाइड करता है नहीं, हम यहीं पर अपना साम्राज्य बनाएंगे। जब यहाँ साम्राज्य बनाने की सोचता है तो नीचे बैठे होते हैं राणा सांगा। राणा सांगा बैठे होते हैं, राणा सांगा रिवोल्ट कर देते हैं, राणा सांगा से इनकी क्लैश हो जाता है, तो एक युद्ध होता है राणा सांगा के साथ, वो होता है बैटल ऑफ खानवा 1527 में। ठीक है, तो बाबर की कौन कौन से युद्ध हुए हैं आइए जरा इनको देख लेते हैं। बाबर का सबसे पहला युद्ध हुआ है 1526 में, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 1526 में पहला युद्ध हुआ है। दूसरा युद्ध हुआ है 1527 में। तीसरा युद्ध हुआ है 1528 में। चौथा युद्ध हुआ है 1529 में। और पांचवा जिंदगी से उसकी लड़ाई थी जो एक हार गया बाबर, वो थी 1530 में। ठीक है, 1526 में कौन सा युद्ध हो रहा है? बैटल ऑफ पानीपत। दिस इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद 1527 में बैटल ऑफ खानवा। 1528 में कौन सा हो रहा है? चंदेरी। 1529 में घाघरा। और 1530 में डेथ, द रियल ट्रुथ। ठीक है, पहले में विक्टोरियस कौन है? पहले में विक्टोरियस होता है बाबर। किससे हो रही है? इब्राहिम लोधी से। इब्राहिम लोधी से हो रही है। दूसरे में कौन है? दूसरे में हो रहा है राणा सांगा से। तीसरा युद्ध हो रहा है चंदेरी का, ये राजपूत लोग थे। राणा सांगा के बाद बाकी जो राजपूत क्लैंस थी वो भी यूनाइट होकर के लड़ने की कोशिश करती है, वो भी हार जाती है इनसे। यूनाइट हालांकि नहीं होती, यूनाइट होती तो क्यों ही हारते। घाघरा का वाला जो युद्ध था वो किससे हुआ था? वो अफगान लोगों से हुआ था। और फिर फाइनली डेथ वाला जो था, द डेथ गेम, ये इसका एंड गेम था। ठीक है, कैसे याद किया जाए? 1526 से 1530 तक की इसकी भारत में कहानी है। इससे पहले की कहानी इसकी उज्बेकिस्तान की साइड थी। ठीक, तो क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, डेथ। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। 1526 से 1530 ये सारे बैटल्स वो हैं जो बाबर ने लड़े। भारत में खाली 4 साल रहा, और 4 साल में हर साल एक लड़ाई हुई इसकी। माना जाता है कि हुमायूं की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और बहुत कम चांसेस थे कि वो बचेगा। बाबर ने कुछ दुआ मांगी किसी रिलीजियस सेरेमनी में कि अल्लाह इसकी जो बीमारियां हैं वो मुझे दे दो, इसकी जान बख्श दो। और ऐसा ही हुआ, वो बीमारी पता नहीं कैसे बाबर को लग गई। मतलब कहानियां ऐसी प्रचलित है, आई डोंट हैव एनी प्रूफ फॉर दिस, बट यस कहानियां ऐसी प्रचलित है कि ऐसा कुछ हुआ था, फिर वो बीमारी बाबर को लग गई थी, हुमायूं बच गया था, बाबर की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई। हु हैड डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527? कौन जीत, कौन है? बाबर है। पानीपत का जो पहला युद्ध था वो ये था। ठीक है, ये जो युद्ध था ये था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत में टोटल 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत में टोटल 3 युद्ध लड़े गए हैं। एक तो हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया। इसके बाद क्या होगा? एक और युद्ध होगा हेमू से, वो हो जाएगा आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड पानीपत का बैटल कब है? और ये है अकबर वर्सेस हेमू। तीसरा जो पानीपत का बैटल है वो है आपका मराठास वर्सेस नादिर शाह अब्दाली। एक मिनट, ये नादिर शाह अब्दाली था कि अहमद शाह अब्दाली था? यार इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है मुझे हमेशा कि नादिर शाह अब्दाली था कि अफजल शाह। चलिए आप इतना नोट कर लो पहले, फिर हम आगे का देखते हैं।
नोट कर लिया? इसमें यार मुझे हमेशा ही कंफ्यूजन रहती, नादिर शाह था कि अहमद शाह था। जितना मुझे ध्यान है नादिर शाह आया है 1515 बता रहा है, ये 1740 के आसपास, जब हमारा रंगीला था राज बादशाह। हाँ, एन और आर, हाँ एन आर, एन से नादिर शाह, आर से रंगीला। ठीक है, तो ये अहमद शाह अब्दाली था। इसी के ऊपर वाली मूवी बनी है सदाशिव राव वाली, जो एक मूवी हम लोगों ने देखी पानीपत वाली, वो ये इसी के ऊपर बनी है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होगी। पानीपत में टोटल 3 बैटल हुए हैं, एक ये हुआ है, एक ये हुआ है, एक ये हुआ है। कहानी बढ़ती है आगे। जब कहानी आगे जाएगी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और दूर, ज्यादा दूर चली गई है। हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत? ज्यादा दूर नहीं गई, थोड़ा पास में ही है। हम लोगों ने अभी अभी देखा था बाबर से हुई थी इसकी लड़ाई। उसके बाद क्या है, अकबरनामा एंड आईने अकबरी वर रिटन बाय। यार देखो, अकबर अपने कोर्ट में ना 9 जेम्स रखता था। जैसे हम लोगों ने देखा था गुप्ता पीरियड में 9 जेम्स रखे जा रहे थे, वैसे ही अकबर भी अपने कोर्ट में 9 जेम्स रखा था। उन 9 जेम्स के नाम देख लो क्या क्या है यार। उन 9 जेम्स के नाम देख लो क्या क्या है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 9 जेम्स ऑफ अकबर। तो सबसे पहले आप जान लो अबुल फजल। अबुल फजल के बाद आप फैजी, बीरबल, उसके बाद मान सिंह, मान सिंह हो गया। और उसके बाद अबू फजल, फैजी, बीरबल, मान सिंह, सब नोट करते रहना दोस्तों। इसके अलावा अकबर का जो बावर्ची था जिसका नाम था मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। और उसके बाद कौन है? मुल्ला दो प्याजा हो गया, मान सिंह हो गया, बीरबल हो गया, फैजी हो गया, अबू फजल हो गया। और कौन था? और हम्म, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाना खाना हो गया, तो कौन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 3 और बचे हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना हो गए, हाँ। और कौन था इनका जो म्यूजिशियन था, क्या नाम था यार उसका, इनका म्यूजिशियन जो मतलब गाना बजाता था, राग मल्हार बजाता था। तो लगता था कि मतलब वो जब गाने बजाता था लगता था दीप जल गए अपने आप, बारिश होने लगी है। तो तानसेन, तानसेन थे, तानसेन थे, तोदरमल थे। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक फकीर थे, फकीर यानी कि सेंट थे वो, फकीर, फकीर अब्दुल करके कुछ नाम था उनका, मुझे एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बता देंगे। ठीक है, जल्दी से इन नामों को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो, तो ऐसा करता हूँ मैं, वापस आ जाता हूँ, आप लोग उसे पॉज करके देख लेना। ठीक है, मतलब अगर टाइम दे दिया, पॉज करके सब नोट कर लेना। तो फकीर कौन से थे, चलो ठीक है, अभी मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये इतने हो गए हैं अकबर के नौरत्न, आपको सब ध्यान रहने चाहिए, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जिसमें से अबुल फजल जो है, अबुल फजल, फैजी और अब्दुल रहीम खाने खाना, ये तीनों स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे। ठीक है, रहीम जी के जो दोहे प्रसिद्ध सुने हम लोगों ने, वो इन्होंने ही लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद बीरबल इनके ग्रुप का थिंक टैंक था एक तरह का, ये पूरा ही थिंक टैंक है एक तरह से, लेकिन बीरबल वॉज अ की पर्सन फॉर दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा बुद्धिमान आदमी थे। मान सिंह, अकबर बीरबल की कहानी बहुत सुनी होंगी आपने। मान सिंह मिलिट्री कमांडर थे, एक राजपूत को अकबर ने मिलिट्री कमांडर बना करके रखा है, अपना कमांडर इन चीफ। ठीक है, मुल्ला तो प्याजा इनके बावर्ची हो गए थे, तानसेन म्यूजिशियन है, और तोदरमल इनके रेवेन्यू ऑफिसर कह सकते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं इनको। ठीक है, और ये फकीर क्या थे? ये फकीर अजीजुद्दीन, फकीर अजीजुद्दीन नाम था इनका। ठीक है, ये क्या थे? ये इनके सेंट थे, सूफी सेंट थे एक। फकीर नाम आ गया तो मतलब वही सेंट वगैरह ही होगा। सो पीपल, आई होप ऑल दीज नवरत्नास आर क्लियर टू एवरीवन। और ये अगर क्लियर है, तो अब बताओ क्या लगता है, अकबर की जो बायोग्राफी है वो कौन लिखा होगा? जो स्कॉलर्स हैं वही लिखेंगे। स्कॉलर कौन कौन है? स्कॉलर है हमारा अबुल फजल, स्कॉलर है फैजी, स्कॉलर है अब्दुल रहीम खाने खाना,
तो इन तीनों में से ही किसी ने लिखा होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अबुल फजल। अकबर के टाइम का जो मेजर इतिहास देखने को मिलता है अबुल फजल की किताबों से या फैसी की किताबों से ही देखने को मिलता है हमको। तो यहाँ पर जो कहानी रहेगी उसमें अबुल फजल विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बाकी और कोई है भी नहीं यहाँ पे नाम। ठीक है, बदायूनी। बदायूनी का नाम भी बहुत ज्यादा है। बदायूनी के जो लेख है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं अकबर के टाइम पे, और इसके लेख बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं अकबर के टाइम पीरियड की बताते हैं। ये काफी जगह पर अकबर को क्रिटिसाइज करते हुए भी पाए जाते हैं बदायूनी। तो पीपल, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज, सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल रूलर एज एम्बेसडर ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड इन विच ईयर? एक मिनट, कौन सा मुगल रूलर के टाइम पे? देखो पहले तो तुमको पता होना चाहिए इनकी टाइमलाइन। तो टाइमलाइन की अगर बात करिए तो सबसे पहले बाबर है, बाबर के बाद अकबर आया, सॉरी बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद कौन आया है? हुमायूं के बाद आया है अकबर, अकबर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद कौन है? सॉरी अकबर के बाद जहांगीर है, उसके बाद शाहजहां है। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर हो गया है, शाहजहां हो गया है, उसके बाद आया है औरंगजेब। ये सारे ग्रेटर मुगल्स थे, और इनके बाद के जो मुगल्स आए हैं बहुत ज्यादा वीक रूलर्स थे, तो उनके बारे में हम लोग ये मिडिल में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाबर की अगर बात करी जाए तो बाबर इंडिया आया था 1526 में, और 1530 में इसकी डेथ हो गई है। इसकी डेथ के बाद हुमायूं ने गद्दी संभाली 1530 से लेकर के 1540 तक। उसके बाद इसका शेर शाह शूरी से सामना हुआ तो छोड़ के भाग गया नदी में कूद करके। फिर ये वापस आता है 1555 में, 15 साल के बाद वापस आता है, फिर 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। हुमायूं का मतलब होता है द वन हु इज ब्लेस्ड बाय गॉड, द वन हु इज हैविंग अ गुड फॉर्च्यून। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यवान। और भाई साहब इतने ज्यादा, सबसे ज्यादा अभागा अगर कोई दिखाई पड़ता है तो हुमायूं ही दिखाई पड़ता है। इधर पहले छोड़ के भाग के जाना पड़ा, वापस आया, सोचा कि ठीक है अब राज्य की स्थापना सही से चलेगी। जब सही से स्थापना हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर आने के बाद भी इसके साथ क्या हुआ कि सीढ़ियों से गिर के मर गया बेचारा, अपने लाइब्रेरी की सीढ़ियों से। उसके बाद अकबर ने गद्दी संभाली कब? 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर रहता है। 1606 से 1627 तक रहता है जहांगीर। फिर शाहजहां बैठता है गद्दी पे 1627 में, और प्रॉपर 1658 तक इसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। इसका बेटा औरंगजेब इसको उखाड़ के फेंक देता है, और औरंगजेब बैठता है 1658 में, और 1707 में इसकी डेथ हो जाती है। माना जाता है औरंगजेब की डेथ के बाद से शुरुआत हो गई है मॉडर्न हिस्ट्री की। बट ये जो ईयर है, यहां से ट्रांजिशन की शुरुआत हो गई है। ठीक है, इसके बाद एग्जैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री नहीं शुरू हुई है, इसके बाद ट्रांजिशन पीरियड शुरू हुआ है। फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद मानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई। उसके बाद भी कुछ पार्ट है जो हम मॉडर्न में पढ़ते हैं, कुछ पार्ट है जो मिडिवल में पढ़ते हैं, दोनों में ओवरलैप करता है वो पार्ट। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई सबको। अब ये पूरी कहानी देख लो। अब हमने क्या देखा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर थॉमस रो कब आए थे? तो हमको पहले पता होना चाहिए अंग्रेजों की तरफ से थॉमस रो जो आए थे था कौन? ये था एम्बेसडर, इंग्लैंड के किंग का ऑफिशियल आदमी भेजा हुआ था, उसका एम्बेसडर था सर थॉमस रो। बाबर इंडिया कब आ रहा है? बाबर इंडिया आ रहा है 1526 में, और 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आ गया था, यानी कि 1500 में यूरोपियंस आ गए थे। 1500 से लेकर 1600 तक पूरी वर्चस्व बना करके रखा इंडिया के रूट पे पोर्चुगल्स ने। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है इंडिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन हॉकिंग्स और थॉमस रो, ये दोनों पहले बंदे थे जो इंडिया आए थे, मतलब इनके जहांगीर से मिलने आए थे। कैप्टन हॉकिंस कब आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस आया था 1500, सॉरी 1608 में, और थॉमस रो आया था 1615 में। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस वाज नॉट एन ऑफिशियल फ्रॉम द साइड ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड।
कैप्टन हॉकिंग्स वाज जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये क्या था? एन एम्प्लॉय ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये क्या था? थॉमस रो क्या था? थॉमस रो वाज नॉट एन एम्प्लॉय, ही वाज द एम्बेसडर फ्रॉम द किंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की तरफ से पहला गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कोर्ट में आया था मुगल्स की, वो था थॉमस रो। और इंग्लैंड की तरफ से जो पहला आदमी ही आया है वो है कैप्टन हॉकिंग्स, ठीक है। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं था, ऑफिशियल थॉमस रो था। और ये दोनों ही कब आ रहे हैं? 1608 और 1615। और ये टाइम पीरियड किसका चल रहा है? जहांगीर का। तो जहांगीर के टाइम पे सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर। जहांगीर के टाइम पे ये लोग इंडिया, मतलब इनके कोर्ट में आ रहे हैं। कैप्टन हॉकिंग्स को एक नाम दिया था जहांगीर ने, वो नाम है इंग्लिश खान। ठीक है। तो पीपल, आई होप इतनी कहानियां आपको क्लियर हैं, सारी बातें जान लो, पहचान लो, जान समझ लो सब अच्छे से। फिलहाल हम कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, मेहरुनिसा ऑल्सो नोन एज नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ हुम। यार देखो, नूरजहां की जब भी बात आएगी तो इतना जान लो कि जहांगीर था एक आदमी, और एक थी इसकी वाइफ नूरजहां। इसी को बोलते थे मेहरुनिसा। शायद अलाउद्दीन खिलजी की भी जो वाइफ थी उसका नाम भी मेहरुनिसा ही था, ठीक है। इसी को बोलते थे ना मेहरुनिसा। जहांगीर की वाइफ हुआ करती थी। देखो, जहांगीर के साथ सीन ये था कि इसकी 3-4 शादियां हो गई थी। ये प्यार करता था अनारकली से। अनारकली कौन थी? अकबर ने हरम में एक लड़की रखी हुई थी जिसका नाम अनारकली था। हरम वाज अ काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को पकड़ के लोग रखते थे। इनकी वाइफ वगैरह भी वहीं रहती थी और बाकी लड़कियां भी वहीं पे रहती थी। अब जिसके साथ जो करना हो वो लोग वहां करते थे, वहां पर किसी और की एंट्री अलाउड नहीं थी। हरम के अंदर सिर्फ राजा जा सकता था, जिस राजा का हरम है, जिसका हरम है वो जा सकता था। या फिर क्या हो सकता था, आदमियों में और कोई नहीं जा सकता है वहां पे, ठीक है, बस वही जा सकता है। जहांगीर अकबर के हरम में चला जाता है, वहां जाता है तो इसकी मुलाकात हो जाती है अनारकली से। अनारकली ने इसको देखा, इसने उसको देखा, नाकें चार हो गई और दोनों में प्यार हो गया। तो पहले दोनों की आंखें चार हुई, फिर दोनों में प्यार हो गया। अब जहांगीर करना चाहता है अनारकली से शादी। अनारकली जो है अकबर की वो थी, क्या कहते हैं, मतलब उसके हरम में थी एक लड़की। अनारकली से अकबर को एक बेटा भी था जिसका नाम था मिर्जा दानियाल दानियाल था। मिर्जा दानियाल नाम था उसका, ठीक है। अब सीन ये है कि अकबर का बेटा है जहांगीर, और अकबर का एक बेटा ये इससे अनारकली से है। जहांगीर अनारकली से शादी करना चाह रहा है, क्लैश हो गया। प्लस अकबर ने, अगर कोई भी किसी के हरम में चला जाता तो बहुत बड़ी सजा मिलती थी। तो इस वजह से अनारकली को तो अकबर ने दीवारों में चुनवा दिया। जहांगीर का क्या किया? देश निकाला दे दिया। तो जहांगीर की कोई बात सुनी तक नहीं गई, इसको देश निकाला दे दिया गया। इस वजह से ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि यार देखो, न्याय होना चाहिए लोगों के साथ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। तो जहांगीर के साथ क्योंकि न्याय होना चाहिए, इसलिए लवर ऑफ जस्टिस, जस्टिस का बहुत बड़ा लवर था ये। इसलिए क्या किया था इसने? गोल्डन चेन लगवाई थी अपने यहाँ। अब गोल्डन चेन का सीन क्या था कि वो गोल्डन चेन सीधे इसके कमरे तक आई है, कमरे में एक बेल लगी, कोई भी गोल्डन चेन को खींचेगा अगर आके, तो क्या होगा, इसके कमरे में एक बेल बज जाएगी, तुरंत जाएगा, उसको जस्टिस दिलाएगा, हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है। तो ये इतना बड़ा जस्टिस का लवर था। इसके साथ में लवर ऑफ पेंटिंग्स था। ड्रिंक वगैरह बहुत करता था। इसका राजा बनने का कोई इनिशियली प्लान नहीं था। ये क्या था, ठीक है भाई लोग है राजा बनेंगे, अपन क्या है, ये लेगा क्लास, पिएगा और पेंटिंग करेगा, ऐसा सीन था इसका। तो ये लवर ऑफ पेंटिंग था। इसके एरिया के, मतलब इसके राज्य में जितने भी पेंटर्स थे, चाहे छोटे से छोटा पेंटर हो चाहे बड़े से बड़ा पेंटर हो, ये सबको बहुत अच्छे से जानता था, सबकी पेंटिंग्स को पहचानता था। अगर इसके सामने कोई पेंटिंग रखी जा रही है तो इस पेंटिंग को देख के बता सकता है कि ये पेंटिंग बनाई किसने है मेरे राज्य में। और अगर इस पेंटिंग को मल्टीपल लोगों ने बनाया, ये किसी और ने बनाया, ये हाथ किसी और ने बनाया, ये हाथ किसी और ने बनाया है, तो ये भी बता देगा कि ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं इस पेंटिंग के, ये किसने किसने बनाया। इतना बड़ा ये लवर था पेंटिंग का, और इतने ज्यादा इसको पेंटिंग में दिलचस्पी थी, ठीक है। ये पूरी कहानी हो गई। लेकिन राज्य चलाने के मामले में क्या है कि नूरजहां का सपोर्ट इसको बहुत मिला। वैसे शायद थोड़ा वीक रूलर पड़ जाता है ये, बट नूरजहां ने इसको बहुत अच्छे से साथ दिया।
और राज्य चलाने में नूरजहां ने बहुत अहम भूमिका निभाई। पॉलिटिकली बहुत एक्टिव लेडी थी है, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत एक्टिव लेडी। जहांगीर का राज्य जो सक्सेसफुली चल पाया उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है मेहरुनिसा या नूरजहां, ठीक है। जहांगीर अपनी नूरजहां से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था, और इससे क्योंकि प्यार करता था इसलिए इसके लिए कश्मीर में बनाया था इसने एक बाग जिसका नाम था शालीमार बाग। शालीमार बाग बनवाया था इसने कश्मीर में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जो नक्काशी वाली कला देखते हैं ना हम लोग, दीवारों पे नक्काशी होती, दरवाजों में नक्काशी होती है, और इस तरह नक्काशी करके बनाया जाता है। मतलब क्या है कि हमारे पास ये पूरा दरवाजा है या दीवार है मान लो, तो इसमें छेनी थोड़ी से ठोक ठोक करके बहुत ही महीनता से ठोक ठोक के प्रतिमाएं बनाई जाती है, बहुत आर्ट बना दी जाती है, ठीक है। नक्काशी आप टाइप करिएगा गूगल पे, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो नक्काशी की कला इसी के टाइम पे डेवलप हुई है, मतलब प्रचलित हुई है यहाँ पे। So people, I hope these things are clear to everyone. So people, I hope these things are clear to everyone. तो जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, और क्या कहानी है, शी वॉज सॉरी जहांगीर वॉज अ लवर ऑफ जस्टिस एंड ही वॉज लवर ऑफ पेंटिंग। इसने गोल्डन चेन लगवाई थी, कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया था नूरजहां के लिए, और नक्काशी इसी के टाइम पे शुरुआत हुई है प्रॉपर तरीके से। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। तो नूरजहां किसकी वाइफ है, जहांगीर की वाइफ हो गई, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, बढ़ा जाए कहानी में आगे। कहानी में बढ़ते हैं आगे और अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पीकॉक थ्रोन वाज कमीशन्ड बाय, यार देखो जहांगीर का हमने देखा, जहांगीर क्या है, पेंटिंग का बहुत बड़ा लवर है। उसी तरह से शाहजहां आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा लवर था। शाहजहां ने क्या क्या बनवाया है, अगर बात करी जाए शाहजहां की, तो शाहजहां का सबसे फेमस तो ताजमहल ही है। ताजमहल के अलावा इसने और क्या बनाया है, इसने बनाया है रेड फोर्ट, दिल्ली वाला। आगरा में भी आपको रेड फोर्ट मिलेगा, यहाँ दिल्ली में भी मिलेगा। तो शाहजहां का जो सबसे ज्यादा फेमस है वो तो ताजमहल है, इसके अलावा इसने रेड फोर्ट बनाया है, इसने दिल्ली वाली जामा मस्जिद बनाया है, जामा मस्जिद बनाया है दिल्ली वाली। एक जामा मस्जिद आपको फतेहपुर सीकरी में भी देखने को मिलेगी, और फतेहपुर सीकरी को बसाया ही अकबर ने था, तो वहां की जामा मस्जिद भी अकबर ने बनवाई है। ये जामा मस्जिद किसने बनाई है, शाहजहां ने बनाई है। तो पीपल, आई होप दीस थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया। शाहजहां ने अपने बैठने के लिए एक बढ़िया सा सिंहासन बनवाया था, उसका नाम था पीकॉक थ्रोन। ठीक है, अपने लिए बैठने के लिए एक बहुत ही तगड़ा सा सिंहासन इसने बनवा करके रखा था जिसका नाम था पीकॉक थ्रोन। इसमें क्या था, पीछे इस थ्रोन में पीछे जैसे मोर के पंख होते हैं ना, उस तरह से पूरा बना हुआ था ये, और आगे इसका बैठने का हिसाब किताब था, आगे बैठता था इसके आगे। और इस मोर के पंख वाले जो पीछे सिंहासन था, इसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। इंडिया का कोहिनूर इसी में जड़ा हुआ था, ठीक है। बाद में क्या होता है, जब नादिर शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली लोग अटैक करते हैं तो इस कोहिनूर हीरे को ले जाते हैं यहाँ से, तो अफगान पहुंच जाता है। वहां से राजा रंजीत सिंह उसको हराते हैं, तो फिर वापस लेकर के इंडिया आते हैं। राजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद उनके जो बेटे हैं दिलीप सिंह, उनके पास जाता है। दिलीप सिंह अंग्रेजों से हार जाते हैं, ट्रीटी साइन होती है, और उस ट्रीटी में क्या है, ये कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के पास चला था, आज भी अंग्रेजों के पास है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको ये बात समझ में आ गई पीकॉक थ्रोन की कहानी। इस पीकॉक थ्रोन में ही लगा था हमारा कोहिनूर का हीरा, और एक इसके टाइम पे बन रहा है, शाहजहां के टाइम पे बन रहा है। दोस्तों, अगेन आई वांट टू से दैट अगर आप एक बार तमीज से तैयारी करके एग्जाम्स देना चाहते हो रेलवे के, और उनको क्रैक करना चाहते हो, सीबीडी 1 सीबीडी 2 दोनों का एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट कोर्स है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिजाइंड है मैकेनिकल और सिविल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करके इन कोर्सेज को एसेस कर सकते हैं। गौरव सर सारी चीजों को गौरव सर की गाइडेंस में चल रही है। कुछ ज्यादातर सब्जेक्ट्स गौरव सर पढ़ा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अलग टीचर्स हैं, लेकिन सब कुछ गौरव सर के गाइडेंस में ही चल रहा है यहाँ पर। और गौरव सर का गाइडेंस का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा आरआरबी जेई का। और इसके अलावा हम आपसे बताना चाहते हैं कि प्रिपरेशन को ट्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट जरूर देते रहो यार, क्योंकि मॉक टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं आज की डेट में। आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको लगेगा कि आप टाइम बाउंड होकर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे। आप वैसे पढ़ते हो तो लगता है कि हाँ यार तो सब आता ही है, क्या करना है, लेकिन जब टाइम की वो आ जाती है कि तुमको 1 घंटे में इतने क्वेश्चन करने हैं, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खासकर खासकर रेलवे और एसएससी जैसे एग्जाम्स में, ठीक है। तो
ऑनलाइन मॉक टेस्ट दोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप अपनी एनालिसिस करते रहोगे लगातार कि हाँ भाई कहाँ पे वीक जोन है, उसको आप सही से कवर अप कर सकते हो। बाकी आपके सपोर्ट के लिए हम लोग यही कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दोगे सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, जरा इसकी एक वीडियो बना दे, तो हम लोग सारी सपोर्ट करने को तैयार हैं आपका। हर संडे को TBT 1 तक आपका एक मॉक टेस्ट मिलता रहेगा, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हर संडे को एक मिल रहा है। अगर आप इससे आपको लग रहा है कि आपको और ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पूरा पैकेज ही परचेज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन किया है। आप पूरा पैकेज ही परचेज कर सकते हैं, हमारे ऐप पे ही वो भी मिल जाएगा। उसमें 30 मॉक टेस्ट होते हैं, तो ये वाले हो जाएंगे फ्री। इसके अलावा 30 मॉक टेस्ट और आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हमारे खरीद सकते हैं। RRB जेई, SSC जेई या RRB जेई के टारगेट कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट AE को टारगेट कर रहे हैं 2025 के लिए, हमारा बैच को खरीदिए। 12+2 मंथ का एक्सेलेंस प्रोग्राम है। इसमें नॉन टेक और टेक्निकल पोर्शन पूरा कवर्ड है। टेक्निकल पोर्शन पूरा गौरव सर की गाइडेंस में है, और नॉन टेक पोर्शन मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं भी गौरव सर की गाइडेंस में ही पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें। और इसी वजह से आप देखते होंगे कि कोई भी टॉपिक मैं हवा में नहीं उड़ाता हूँ। हवा में ना उड़ाने का कारण क्या है कि मेरी आदत ही है कि एकदम डेप्थ तक जाकर के पढ़ाना। मतलब क्वेश्चन आंसर जो कि शायद मुझे लगता है 15-20 मिनट कंप्लीट कर सकता, 20-25 मिनट कंप्लीट कर सकता था, वो भी मुझे 2-2 घंटा लग जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे जो है चीजों को एकदम डेप्थ में पढ़ाने की आदत है। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको जितने टीचर मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे जो आपको पूरा बाल की खाल निकाल के बताएं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीजें आपको मिलने वाली है। मेंटोरशिप मिलेगी गौरव सर की। तो आप इस प्रोग्राम को एसेस कर सकते हो। और अब समय आ चुका है, इसको भी जान लीजिए। अगर आप जीएस जानना चाहते हो, देखो हमारे प्लेटफॉर्म पे मैकेनिकल सिविल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली फोकस है, लेकिन जीएस एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पूछा जाता है। जीएस में क्या क्या है? जनरल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग, क्वांट, ये सारी चीजें हर एक एग्जाम में लगभग पूछी जाती हैं एक्सेप्ट फॉर गेट और ईएससी। तो आपको अगर इन सभी चीजों पे अच्छे से कमांड करना है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, चाहे आरआरबी का दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, पीएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्सेज बना के रखे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे से कवर करी हैं चीजें। तो आप परचेस कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो मैं ही पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स मैं ही देखता हूँ, तो आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ, इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। प्रचार हो गया, अब पढ़ाई करते हैं। चलो देखते हैं। Who was the fifth गुरु ऑफ सिखिज्म? अब फिफ्थ गुरु इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं ये बात जान लो। पहले हम जान लेंगे कौन कौन से गुरु हुए हैं सिखों में। 9-10 गुरु ऑफ सिख, 10-11 गुरु हैं सिख के। सबसे पहले तो हमारे गुरु नानक देव है। गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु नानक देव ने इस पूरे सिख रिलीजन की स्थापना करी, इसकी शुरुआत करी है। और इसके बाद कौन आ रहे हैं? गुरु नानक देव के बाद आ रहे हैं आपके गुरु अंगद देव। नोट करते रहना मेरे साथ साथ, और सारे आपको याद होने चाहिए। गुरु अंगद देव है। गुरु अंगद देव के बाद कौन है? उसके बाद है गुरु अमरदास। उसके बाद गुरु रामदास। ठीक है। गुरु रामदास कितने हो गए? एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार, चार गुरु हो गए। पांचवे जो गुरु हैं वो है गुरु अर्जन देव। छठे गुरु जो हैं वो हैं आपके, छठे गुरु हैं 1 2 3 4 5 गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद हो गए कौन से? ये हो गए छठे गुरु आपके। उसके बाद आपके हरिकिशन थे कि हरिराय थे? हरिराय थे, हरिराय थे। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं कंफर्म करता हूं। फिलहाल मानते रखते हैं गुरु हरि राय और गुरु हर किशन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी, और ये जो सिख समुदाय था पूरी तरह से मार्शल क्लास में बदल गया, ठीक है। तो ये इतने गुरु, गुरु नानक देव, अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जन देव, हरगोविंद, हरि राय और हरकिशन। हाँ सही लिखा है, पहले हरि राय थे फिर हरकिशन थे, ठीक है। हरि राय, हरकिशन,
तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह के बाद भी गुरुओं की तो जरूरत थी ही, लेकिन कितने और गुरु आते हैं, पता नहीं कैसे क्या दिक्कतें रहती हैं आगे चल के। इसलिए जो है इन सब लोगों की टीचिंग्स ने मिलकर के, इन सभी की टीचिंग्स को मिलकर कंबाइन कर दिया गया, और इनके जो 11वें गुरु हैं वो कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। इनका जो ग्रंथ है वही इनका गुरु बन गया है, ठीक है। तो इसके आगे के जितने भी गुरु होंगे वो कौन होंगे? गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना गया है, मतलब जो इनका ग्रंथ है वही इनको गुरु की तरह मार्गदर्शन देगा। तो इसको भी एक लिविंग बॉडी माना गया, इसको ऐसा नहीं माना गया कि ये खाली किताब है, इसको एक लिविंग एंटिटी माना गया है, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाद कौन? गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे मुगल्स के साथ लड़ाई शुरू हो गई थी, इनकी बहुत अच्छे से क्लैश हो रहा था। इनकी डेथ के बाद किसने चीजों को आगे ले बढ़ाया? बंदा बहादुर। Banda Bahadur was not a guru, but he was, we can say, equivalent. गुरु से थोड़ा नीचे फिगर था इन लोगों के लिए, लेकिन बंदा बहादुर जो है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब आ गया था, बन गया था, तो यही इनके फाइनल गुरु हो गए हैं। बंदा बहादुर उन गुरु ग्रंथ साहिब को हाथ में रख करके पूरे सिख समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सबसे लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। बाद में इनकी डेथ हो जाने के बाद जो है धीरे धीरे करके सिख एम्पायर कुछ मिसलों में टूट गया, कुछ हिस्सों में टूट गया। एक ही हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, और ऑटोनोमस तरह से काम करने लगे। इन मिसलों में से एक मिसल थी, उसमें से एक लड़का निकल करके आता है जिसका नाम था रंजीत सिंह। वो क्या करता है? इन सभी मिसलों को रीयूनाइट करता है, कॉन्फिडरेसी टाइप की बना लेता है, और ये बन जाते हैं राजा रंजीत सिंह। यही कोहिनूर हीरा को इंडिया वापस लाया था अफगानों को हरा करके, ठीक है। तो भी वो, आई होप इतनी कहानी क्लियर है। ये जो रंजीत सिंह वाली कहानी देख रहे हो, ये आपकी 1820 के आसपास की है, 1800 के आसपास की है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। और सिखिज्म के जो फिफ्थ गुरु है कौन है? अर्जन देव। अब फिफ्थ गुरु ही स्पेशली क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई जहांगीर। एग्जीक्यूटेड बाई जहांगीर। जहांगीर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी कि इसने इनको मरवा दिया। सीन क्या था? जहांगीर का एक बेटा था, वो जहांगीर के साथ रिवोल्ट कर रहा था। वो क्योंकि रिवोल्ट कर रहा था, इसलिए जहांगीर चाह रहा था कि उसको मार डाले। अब वो चला गया गुरु की शरण में, गुरु ने उसको शरण दे दी, गुरु अर्जन देव ने शरण दे दी, तो जहांगीर ने गुरु अर्जन देव का एग्जीक्यूशन करवा दिया, इनको भी मरवा दिया, ठीक है। तो ये चीज थी जहांगीर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। इसकी इस गलती की वजह से जितना भी सिख समुदाय था वो बन गया जहांगीर का नहीं, पूरे मुगल साम्राज्य का दुश्मन बन गया था। यहाँ से मुगल्स की लड़ाई शुरू हो गई। शाहजहां में उतना एग्जिगरेट नहीं हुई, उसके बाद जो औरंगजेब आया वो तो पता नहीं क्या मूर्ख आदमी था, हर तरफ लड़ाई ले लिया, तो उसने लड़ाई को और एग्जिगरेट कर दिया। तो पीपल, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा रुख हो गया है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मराठा एम्पायर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन ट्रीटी ऑफ सालबी इन विच ईयर? देखो मराठा एम्पायर का समझ लो कहानी क्या है। मराठा एम्पायर में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है। मैं आपको जल्दी से कहानी बता देता हूँ, फिर लिख के बता देंगे, छोटी चीजें लिख के बता देंगे। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में। इसमें हार हो जाती है मराठास की। मराठास ने 1720 से लेकर के 1761 तक तो एक भी बैटल नहीं हारा था, और इसके पहले भी कुछ बैटल्स जो लड़े गए थे वो नहीं हारे थे। यानी कि पिछली 40+ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में मराठास वर अनडिफीटेड। इस पूरे टाइम में क्या है? मराठास वर अनडिफीटेड। लेकिन 1761 में जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ है उसमें मराठाओं की हार हो गई, और ये मराठाओं की हार बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिक थी, ये बताने के लिए कि नहीं, मराठा इस देश की सुप्रीम पावर नहीं बनने वाले हैं, सुप्रीम पावर कोई और ही बनेगा, ठीक है। मुगल्स का डिक्लाइन पूरी तरह से हो चुका है। अब सोचो, बैटल ऑफ पानीपत, मराठा कहाँ है? मराठा है यहाँ पर, इस जगह पे मराठास हैं। बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से ये लोग उतनी दूर लड़ने गए थे, मतलब इस पूरे रीजन में इनका वर्चस्व था, और यहाँ पर कोई बदतमीजी कर रहा है इसलिए वहां पे लड़ने गए थे। सीन क्या था कि यहाँ पंजाब की साइड में अहमद शाह अब्दाली ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखा था, इसका नाम था तैमूर, ठीक है। तैमूर को मराठास ने हटा दिया, तो अहमद शाह अब्दाली ने रिटर्न वापस से लड़ाई कर दी यहाँ पर आके, ठीक है। तो ये पूरी कहानी यार चल रही है। अब मराठास की पानीपत में लड़ाई हुई, ये लड़ाई ये लोग हार गए, ये लड़ाई हार गए, तो इसके दुख में जो मराठास के इस समय के पेशवा थे उनका नाम था पेशवा बालाजी बाजीराव।
बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव नहीं है, वो थे 1720 में। ये बालाजी बाजीराव हैं, बालाजी बाजीराव। ठीक है, इनकी हो जाती है डेथ। इनकी डेथ के बाद जो पेशवा बनता है उसका नाम था माधवराव। और ये इनके एक भाई थे, इनके एक भाई थे, उनका नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव खुद राजा बनना, पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन इनके बेटे को पेशवा बना दिया गया। कब बने हैं? 1761 में, और इस समय 17 साल के हैं। तो 17 साल से लेकर के अगले 10 साल, लगभग 28 साल की एज तक पहुंच गए, 27-28 साल की एज तक पहुंच गए, 1771 तक पहुंची कहानी। और यहाँ पर तक क्या हुआ है कि माधवराव ने जो इनका मराठा एम्पायर का खोई हुई ग्लोरी थी उसको वापस रिगेन करने में बहुत काम किया। मतलब वापस से इस ग्लोरी को रिगेन कर लिया माधवराव की हेल्प से, माधवराव ने, बाकी अपने राज्य की हेल्प से। अब सीन क्या हो रहा है कि इनके ऊपर रघुनाथ राव करा देता है अटैक और इनको मरवा देता है। रघुनाथ राव ने कॉन्स्पिरेसी रची, इसको मरवा दिया। जब ये मर गया तो रघुनाथ राव ने सोचा कि अब पेशवा मैं बन जाऊंगा। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, इसके बेटे का जन्म हो चुका था। इसके बेटे था 40 दिन का। अब मराठास का जो पूरा ग्रुप था उसमें फैसले ऐसे ही नहीं लिए जाते थे। इन लोगों ने बना रखा था एक ग्रुप, जैसे हम लोगों ने चहलगामी देखा था, जैसे हमने नौरत्न देखे थे, वैसे ही एक ग्रुप था यहाँ पे 12 भाई। वैसे ही यहाँ पर एक ग्रुप था 12 भाई, 12 भाई। तो 12 लोगों का एक ग्रुप था। इसके लीडर थे नाना फडणवीस। नाना फडणवीस और बाकी सारे 12 लोगों ने डिसाइड किया कि राजा तो भैया यही बनेगा, ये जो 12 साल का 40 दिन का बच्चा है। तो इसका नाम रखा गया सवाई माधवराव और इसको राजा घोषित कर दिया गया। इसके बिहाफ पे ये 12 भाई लोग पूरा रूल चलाते थे। ठीक है, अब ये लोग वैसा नहीं है कि अपने लालच में किया हो, इन लोगों को पता था कि कॉन्स्पिरेसी रची गई है, इसलिए उन्होंने किया था। और ये लोग बहुत ज्यादा लॉयल थे मराठा परिवार, पेशवा परिवार के लिए, इस वजह से ये पूरी कहानी चली थी। अब ये 12 भाई लोग क्या करते हैं, पूरे रूल को संभालते हैं यहाँ 1771 से लेकर के आगे की पूरी कहानी संभालते हैं। रघुनाथ राव क्योंकि राजा बनना चाहता था, पेशवा बनना चाहता था, इसलिए अब क्या करता है 1775 में चला जाता है इनकी गोद में, ये अपने अंग्रेजों के पास चला जाता है कि भैया हम सुना है तुम राजा बना, तो हमको भी राजा बना दो। तो रघुनाथ राव चला गया अंग्रेजों की गोद में कब? 1775 में। 1775 में रघुनाथ राव चला गया है अंग्रेजों के पास कि भैया हमको राजा बनना है। सूरत में इनकी मीटिंग होती है। इनकी जो मीटिंग हो रही है कहाँ हो रही है? सूरत में हो रही है। यहां पर इनकी मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में इन्होंने क्या डिसाइड किया? इस मीटिंग में बात ये हुई है कि अंग्रेज लोग रघुनाथ राव का सपोर्ट करेंगे, रघुनाथ राव को 25,000 की आर्मी दे देंगे। रघुनाथ राव उस आर्मी को लेकर के चला गया इनसे लड़ने के लिए, मराठा से जाकर के युद्ध करने। अब सीन क्या हो गया है, ये बंगाल है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज हैं वो बिना बंगाल की प्रेसिडेंसी की परमिशन के कुछ काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। पॉलिटी में सारी चीजें अच्छे से हमने पढ़ी है, ठीक है। अब इन्होंने ये डिसीजन ले लिया था बिना इनसे पूछे, इनको बस एक इंफॉर्मेशन भेज दी और ये डिसीजन ले लिया गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये युद्ध छिड़ चुका है। 1775 में रघुनाथ राव की ट्रीटी हुई है किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। 1775 में रघुनाथ राव की ट्रीटी हुई है और इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सूरत। यहां पर जब बंगाल में बात पता चली तो इन लोगों ने मना कर दिया, नहीं हमसे बिना परमिशन लिए कैसे ऐसे बदतमीजी कर सकते हो यार, चलो सब खत्म करो, बंद करो। तो ये सब बंद कर दिया गया, ये सारी चीजें बंद कर दी गई और क्या हुआ, ये यहां से वापस है इनका नॉर्मलाइज हो गई कहानी। नॉर्मलाइज हो गई कहानी तो यहां पर एक ट्रीटी हो गई इनकी, ठीक है। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई है। और इसमें क्या कहा गया? कहा गया मराठास से बात हुई कि यार देखो मैं तुमसे बदतमीजी नहीं करूंगा, अंग्रेज अपना काम से काम रखेंगे, मराठा अपने काम से काम रखे, हमें कुछ इंटरफेयर नहीं करना है। रही बात रघुनाथ राव की, तो इसको यार तुम पेंशन देकर के बैठा दो अपने किसी कोने में, इसको इससे बिना जाते उंगली नहीं करनी, इससे बदतमीजी नहीं करनी, ठीक है। ये पूरी कहानी हुई। अब इसके बाद ये ट्रीटी जब हुई, इन दोनों में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, तो इस ट्रीटी की एक कॉपी भेजी गई ब्रिटेन। ब्रिटेन जब भेजी गई तो बॉम्बे और मद्रास वालों ने थोड़ा विरोध किया कि यार ये क्या तरीका है, यार हम अपने हिसाब से अपनी जगह का देखेंगे। तो इन्होंने विरोध किया वहां पे। जब वहां विरोध हुआ तो वहां पर जाकर के ब्रिटेन में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गई रिजेक्ट। जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर रिजेक्ट हो गई तो इनका वॉर फिर से शुरू हो गया। जब इनकी कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गया है तो अंग्रेज लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। और इनकी लीडरशिप में कौन थे? महादजी सिंधिया लोग थे।
महाजी, सिंधिया, नाना फडणवीस लोग थे, अंग्रेजों ने फिर से अटैक किया इनके ऊपर और अंग्रेजों को पटक पटक के मारा मराठास ने, मतलब बहुत ही गंदा वाला मारा। जब गंदा वाला मारा, गंदा वाली मार खा ली अंग्रेज लोग, तो इन्होंने कहा भैया चुपचाप से ट्रीटी साइन कर लेते हैं, माफ कर दो भैया, गलती हो गई, दोबारा तुम्हारे मैटर में हम कभी ना बोलेंगे। तो ट्रीटी ऑफ वडगांव ये होती है जब अंग्रेज को पटक पटक के मारते हैं मराठास। ट्रीटी हो गई, वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे बैठा, तो उसको पता चला, उससे हजम नहीं हुई बात कि यार हार के ट्रीटी नहीं करनी थी यार, जीत के ट्रीटी करनी थी। तो इसने क्या किया, ट्रीटी होने के बाद भी इस बोल दिया कि हम इस ट्रीटी को रिजेक्ट करते हैं और अपनी तरफ से 3 ट्रूप्स भेज दिए एक साथ। और ये तीनों ट्रूप्स जब एक साथ आ गए, इन तीनों ट्रूप्स ने एक साथ स्ट्रेटेजी के साथ हमला कर दिया कि आयरकूट इनको लीड कर रहे थे। तो उस केस में पहली बार मराठास हार जाते हैं। तो मराठास हार जाते हैं 1782 में और यहां पर होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई। कब हो रही है, 1782 में हो रही है ट्रीटी। समझ में आई बात। ये 1782 से जस्ट पहले 1780-81 में वाड़गांव की ट्रीटी हुई है, 82 में सालबाई की ट्रीटी हुई है। और इसी के तहत अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई है पिछले इतने दिनों में कि भैया किसी से भी पंगा ले लो हिंदुस्तान में, मराठों से पंगा ना लेना, बहुत ज्यादा मारते हैं, थोड़ा नहीं मारते हैं लोग। मराठों से अगर पंगा लिया तो पटक पटक के मारते हैं। वो तो किस्मत अच्छी थी कि जीत गए हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई के टाइम पे, नहीं तो यहां भी मारे गए होते हैं। अंग्रेजों को ये बात क्लियर है, अंग्रेजों को ये बात क्लियर है। तो अंग्रेज जो है 1782 से लेकर के 1802 तक कुछ भी इंटरफेयर करते ही नहीं है। कहते भैया मराठा से तो कुछ बदतमीजी नहीं, इनसे दोस्ती बना के रखनी है, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। इतनी बातें क्लियर नहीं। ये पूरा जो टाइम लाइन है 1775 से लेकर के 1782 तक, इसे कहते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। किसकी वजह से हुआ, क्या ये अंग्रेजों ने अपनी तरफ से जबरदस्ती का इंटरफेरेंस किया, नहीं। बदतमीज कौन है यहाँ पे, बदतमीज है रघुनाथ राव, रघुनाथ राव ने बदतमीजी करी है, उसकी वजह से ये पूरी कहानी क्रिएट हुई है। समझ में आई बात। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का पूरा कहानी समझ में आई। अब 1802 में क्या होगा, रघुनाथ राव का बेटा पेशवा बन जाएगा और उससे चीजें कंट्रोल नहीं होंगी तो वो जाके अंग्रेजों की मदद फिर मांग लेगा। जब वो अंग्रेजों की मदद फिर मांग लेगा तो अंग्रेजों का इंटरफेरेंस फिर आएगा मराठा एम्पायर में, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होगा और अंग्रेज सबको अपने अधीन कर लेंगे। तो दूसरी बार भी जब अंग्रेज आएंगे इनके बीच में इंटरफेयर करेंगे तो भी रघुनाथ राव की फैमिली की वजह से। पहली बार क्यों किया इंटरफेरेंस, रघुनाथ राव के कहने पर। दूसरी बार रघुनाथ राव के बेटा जिसका बाजीराव टू नाम था, रघुनाथ राव और बाजीराव टू, मराठों के नाम पे कलंक पैदा हो गए दो। और रघुनाथ राव की वजह से 1775 में इंटरफेरेंस किया अंग्रेजों ने और बाजीराव टू की वजह से 1802 में। अब प्रॉब्लम यार ये हो गई थी कि 1800 सन 1800 पूरा पूरा 1800 में डेथ हो गई थी हमारे नाना फडणवीस की। नाना फडणवीस, राणा फडणवीस वाज लाइक अ कटप्पा, मराठा एम्पायर के लिए कटप्पा थे, पूरे तन मन धन से समर्पित और कोई अगर सामने खड़े तो हरा सकता ही नहीं है इनको, ठीक है। इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद बाजीराव जब ये पेशवा बना है बाजीराव टू, ये संभाल पा नहीं रहा है चीजों को, आपस में क्लैशेस कर ले रहा है। ये कहीं होलकर से लड़ाई कर लिया, कहीं भोसले से लड़ाई कर लिया, कहीं सिंधिया से लड़ाई कर लिया, अपना आपस में लड़े जा रहे हैं लोग। अब जब ये आपस में लड़ने लग गए, ये चला गया अंग्रेजों की गोद में कि भैया हमको हमारे लोगों से ही बचा लो। अंग्रेजों ने फिर इंटरफेरेंस कर दिया। 1802 से लेकर के 1805 या 6 तक, 5 मान लो, चलता है सेकंड एंग्लो मराठा, ठीक है। सेकंड एंग्लो मराठा कब तक चला है, बहुत ज्यादा गंदी राइटिंग लग रही, चलो ठीक है समझ में तो आ रहा होगा। सेकंड एंग्लो मराठा चला है। अब उसके बाद 1818 में ये सोचते हैं कि चलो एक बार फिर से यूनाइट होकर के अंग्रेजों से लड़के देखा जाए, फिर मारे जाते हैं। तो 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा देखने को मिलता है और यहां पर से मराठाओं का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। तो पीपल आई होप तीनों मराठा का युद्ध समझ में आ गए हैं, कौन कौन सी ट्रीटीज हो रही हैं इस तरह से समझ में आ गई हैं। अब ये जो पीरियड है इसमें भी बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई हैं, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग ट्रीटी साइन हो, इसमें भी अलग अलग ट्रीटी साइन हो, उस पर हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। ये जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज आपको पता होनी चाहिए सारी मैंने बता दी हैं। पहले ये ट्रीटी ऑफ सूरत हुई है, फिर पुरंदर हुई है, वडगांव हुई है, फिर सालबाई हुई है, ठीक।
तो जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था वो पूछ रहा था कि मराठास के साथ कौन से ईयर में ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई है? 1782 में हुई है। ये बातें ध्यान रखना सब लोग। कहानी को अब हम बढ़ाएंगे और आगे जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला सवाल हमसे ये है, हम्पी द एंशिएंट कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन। विजयनगर एम्पायर की शुरुआत करी थी हरहर राव और बुक्का राव, दो भाई थे, इन लोगों ने शुरुआत करी थी, और इसकी कैपिटल जो हम्पी है वो कर्नाटक में थी। ठीक है, बाद में यही विजयनगर एम्पायर टूट गया है, किसमें? यही विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ है और अलग अलग किंगडम्स बन गए हैं। उसी में एक था किंगडम ऑफ मैसूर, बहुत सारे किंगडम्स उसमें से निकल करके आए थे, उसी में से था एक किंगडम ऑफ मैसूर, और इसको कौन रूल कर रहा है? वायनाड डायनेस्टी। इसका राजा, ये एक हिंदू डायनेस्टी है, इसका राजा था कृष्णदेव टू करके। ठीक है, तो इसी मैसूर के किंगडम में वायनाड डायनेस्टी में हम देखते हैं हैदर अली के बारे में, और हम देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, तो इनकी कहानियां भी देखेंगे हम लोग जब ये क्या कहते हैं, जब इनके बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे इनकी कहानी। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसोसिएटेड विद टैक्सेशन सिस्टम ऑफ मराठास। देखो मराठा की पूरी कॉन्फिडरेसी थी, ठीक है, भोसले हैं, सिंधिया हैं, होलकर हैं, इस तरह की पूरी इनकी कॉन्फिडरेसी थी। अब ये जो इनकी मराठास की कॉन्फिडरेसी है, ये लोग मानते थे कि इनके जो सुप्रीम पावर है, जो इनका मेन हेड है, वो है पेशवा, जो कि पूना में बैठते थे। बाकी इनकी कॉन्फिडरेसी अपनी अलग अलग थी। ये लोग क्या करते थे, इनका सिंपल सा स्ट्रेटजी ये थी कि ये जाएंगे, किसी के ऊपर भी कर देंगे अटैक। जब उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो उससे कहेंगे देखो, जब अटैक करेंगे तो उनसे छीन करके लाएंगे पैसा वैसा, फिर उनके साथ कुछ पैक्ट साइन करेंगे कि अगर तुम चाहते हो मैं अगले साल तुम्हारे ऊपर अटैक ना करूं, सिंपल सा एक काम करो, मुझे कुछ रेवेन्यू दे दो, दे देना अगले साल, अगले साल कुछ रेवेन्यू दे देना। भाई कितना रेवेन्यू चाहिए? तो कहते हैं जितना भी तुम्हारा टोटल इनकम होगी उसका 1/4, उसका चौथ हमको दे देना। अब अगले के पास दो ऑप्शन है, या तो अगले साल फिर मराठा से लड़ाई करे, फिर मारा जाए, तब इससे छीना जाए, या तो ऐसे ही एक चौथाई दे दे। लड़ाई होगी, ज्यादा खर्चा आएगा, इससे अच्छा एक चौथाई दे दो, खर्चा भी आएगा, बेइज्जती भी होगी, इससे अच्छा एक चौथाई दे दो। तो ये लोग एक तरह से, ये जो है मराठास के अधीन हो गया, ये सीन हुई। इसी तरह से क्या है, ये किसी के ऊपर अटैक करेगा, 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 और ये सब लोग 1/4 अपना हिस्सा लेते रहेंगे किसी के ऊपर अटैक करके। रही बात पेशवा की, तो किसी के ऊपर भी ये लोग अटैक करते थे तो कहते थे ठीक है, तुम मुझे एक चौथाई तो मुझे दे रहे हो, हमारे पेशवा के पास भी भेजो, नहीं तो हमारे पेशवा हमको कूटेंगे कि मेरे लेके लाए हो। तो एक चौथाई अपने रेवेन्यू को हमको दोगे, और 1/10 जो है हमारे पेशवा को दोगे, 1/10 दोगे हमारे पेशवा को। तो सब लोगों के पास से पेशवा के पास 1/10 आता था। तो ये था इनका रेवेन्यू मॉडल, और 1/10 को बोलते थे सरदेश मुखी। ठीक है, तो चौथ और सरदेश मुखी क्या है, ये इनके ये इनके क्या है, टैक्सेशन सिस्टम का पार्ट है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये मराठास 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, गलती से 2 आ गया है, यहां पर होना चाहिए क्वेश्चन मार्क। तो पीपल आई होप चौथ और सरदेश मुखी क्लियर है। सरदेश मुखी इन मराठा क्राइम वाज अ टैक्स लीव्ड ऑन रेवेन्यू, समझा चुके हैं आपको। उसके बाद इन विच ईयर वाज सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फॉट बिटवीन किंगडम ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड एंग्लो मैसूर की बात हो रही है ना, देखो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है उसमें हैदर अली था, और ये साइन हो रहा है 69 में, ये हो रहा था 69 के आसपास, 1769 के आसपास, और इसमें जो ट्रीटी साइन हुई है वो है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, जो सेकंड वाला एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है, इस टाइम पे भी राजा है हैदर अली, और इस किस पीरियड, ये किस पीरियड में हो रहा है, ये 1780 से 1784 तक चला है, और इसमें भी एक ट्रीटी साइन हुई है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब सीन क्या है कि 1780 में तो ये वॉर हो रहा है, शुरू हुआ है, 1782 में हैदर अली को हो जाता है कैंसर।
हैदर अली डाइड ऑफ कैंसर। इसका बेटा था, उसका बेटे का नाम था टीपू। टीपू बिकेम सुल्तान। तो इसके आगे की कहानी पूरी टीपू सुल्तान संभालता है। सेकंड बैटल ऑफ एंग्लो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच में हो रहा है? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हो रहा है। लेकिन हैदर अली बीच में ही मर जाता है तो टीपू सुल्तान बन जाता है। वो चीजों को आगे ले जाता है तो मैंगलोर की ट्रीटी टीपू सुल्तान साइन करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सीन यार ये है कि पहला हैदर अली जो था वो जीता, दूसरा वाला कोई परिणाम नहीं निकला। कभी ये लोग जीत रहे हैं, कभी टीपू जीत रहा है। क्लैश मतलब कभी अंग्रेज जीत रहे हैं, कभी टीपू चल रहा है, क्लैश चल रहा है। अंग्रेज हो गए परेशान कि यार उधर हम मराठास से इतनी मार खाए हैं, जैसे तैसे उनसे समटा है, इनसे भी यार रोज मार खा ही रहे, कभी इनको मार रहे कभी मार खा रहे, तो एक काम करो यार, इनसे पैचअप कर लेते हैं। कह देते हैं कि यार देखो टाई हो गया हमारा मैच, हमने लड़ा नहीं, हम मतलब ड्रॉ हो गया। तो इन लोगों ने अपना ड्रॉ मान लिया मैच और मैंगलोर में इसकी ट्रीटी साइन हो गई। उसके बाद फिर लड़ाई होती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब देखने को मिलता है? ये है टीपू सुल्तान के टाइम पे। और ये कब हो रहा है? 1790 से 1792 के बीच में। और इसमें कौन सी ट्रीटी साइन हो रही है? इसमें ट्रीटी साइन हो रही है श्रीरंगपट्टनम की, जहां पर टीपू सुल्तान का फोर्ट था। ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए भी लिए गए थे। और टीपू सुल्तान ने 1.5 करोड़ रुपए तो इंस्टेंट पे दे दिए थे, बाकी 1.5 करोड़ रुपए बोला था बाद में देंगे। तो उस बाद में देने के बदले में टीपू सुल्तान के बच्चों को अंग्रेजों ने अपने पास रखा था, कहता पालन पोषण बढ़िया होगा, कोई बदतमीजी नहीं होगी इनसे, लेकिन जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक बच्चा लोग नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये सीन था इनका। ठीक है, फिर फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर होता है, ये भी टीपू सुल्तान का होता है। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, इस वाले में हैदर जीता है, इसमें कौन जीता है? मैसूर जीता है, इसमें ड्रॉ हुआ है, इसमें ब्रिटिश जीते हैं, और इसमें भी ब्रिटिश ही जीतेंगे। ठीक है, टीपू सुल्तान ये कब हुआ है? 1799 में। 1799 में। और यहां पर क्या हुआ है? टीपू डाइड, श्रीरंगपट्टनम में ही मर गया वो। ये ट्रीटी नहीं है, इसमें कोई ट्रीटी नहीं हो रही, इसमें डेथ हो रही है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में डेथ ऑफ टीपू। और यहां से इनकी पूरी कहानी खत्म हो जाती है। तो ये 4 वॉर आपको ध्यान रखनी है। अब पूछा गया है कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है कब फाइट किया गया है? तो 1780 से 84 में, इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई है। ये पूरी कहानी है। ठीक, अब ये कहानी जब आप पढ़ोगे ना बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मराठा से उसकी कहानी जब मैं पढ़ाता हूँ बहुत मजा आता है, एकदम लगता है बाहुबली मूवी चल रही है। वैसे ही जब इसकी पूरी कहानी सुनते हैं तो भी लगता है एकदम मूवी चल रही है, बहुत तगड़ी कहानी है इनकी भी। टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन विच ईयर? मुझे नहीं लगता है कि बताने की बिल्कुल भी जरूरत है, मुझे नहीं लगता है कि बताने की बिल्कुल भी जरूरत है। ये वाली श्रीरंगपट्टनम की थी। एडी 4 वाली मैंगलोर की थी। यहां पर डेथ ऑफ टीपू। ठीक है, चलो। ट्रीटी ऑफ सगौली वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड होम। तो यार देखो ट्रीटी ऑफ सिगौली कब हो रही है? 1718 में। हम देख रहे थे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। और इसी टाइम पे अंग्रेजों को लग रही थी बहुत गर्मी, कहता है इतनी गर्मी है इंडिया में रहे कैसे, चलो पहाड़ों पे चलते हैं। ये लोग पहाड़ों पे जाने का प्लान करते हैं। जब पहाड़ों पे जाने का प्लान करते हैं तो उनको पता चलता है कि जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है वो तो नेपाल के कंट्रोल में है। अंग्रेज भी लाइक क्या फर्क पड़ता है, मार पीट के छीन लेंगे। अंग्रेज जाकर के इनके ऊपर कर देते हैं अटैक। अटैक करते हैं नेपाल के ऊपर। तो ये इतना रीजन, ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है, यहाँ पे एक रिवर बहती है, रिवर काली। रिवर काली, ये इतना रीजन रिवर काली का जो वेस्ट का रीजन है, जो वेस्ट का रीजन है वो ये है, और ये है ईस्ट का रीजन। तो रिवर काली के जो वेस्ट का रीजन है अंग्रेज कहते हैं ये हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, ईस्ट का रीजन आप अपने कंट्रोल में रखो। ठीक है, तो ये सीन था। तो ये था ट्रीटी ऑफ संगोली में। दिस वाज एज, ये होगा ब्रिटिश का काम के पास, और ये होगा नेपाल के पास।
आज की डेट में ये जो ब्रिटिश वाला पार्ट था वो इंडिया का पार्ट हो गया, यही बना है हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब ये जो रिवर काली है इसको लेकर के आज भी विवाद रहता है। नेपाल कहता है कि इधर का थोड़ा हिस्सा मेरा है, वो कहता है इंडिया कहता है हमारा है, वो अपना अलग विवाद है। मैंने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो फिर से बता देंगे अगर आएगा क्वेश्चन ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये थी कहानी, क्लियर है? अब ये जो पैक्ट हुआ है ये किस पैक्ट के तहत हुआ है? ट्रीटी ऑफ सिगौली। सिगौली की ट्रीटी के तहत हुआ है काम। अब सिगौली की ट्रीटी के अगर तहत हो रहा है तो बताओ कौन सा होगा? क्या नवाब अवध अवध के नवाब के साथ होगा, कि बंगाल के नवाब के साथ होगा, कि मराठा के साथ होगी? किसी के साथ नहीं होगी। गोरखा लोग नेपाल में पाए जाते हैं तो गोरखाओं के साथ ये वाली ट्रीटी थी। 1718 में जब एंग्लो मराठा चल रहा है उसी टाइम पे एंग्लो नेपाल भी चल रहा है। ठीक है, एंग्लो नेपाल, इसी टाइम पे ट्रीटी ऑफ सिंगोली साइन हुई है। Which of the following rulers is also known as लाख बख्श? कुतुब उद दीन ऐबक। खैरात बहुत लुटाता था, मतलब गरीबों में पैसा इतना बांटता था कि क्या ही बताया जाए। और इतना ज्यादा पैसा बांटने की वजह से लोग कहने लगे कि यार लाखों रुपए बांट देता है, इस वजह से इसका नाम चलो रख देते हैं लाख बख्श। ठीक है, हु स्टार्टेड सिल्वर कॉइन नेम्ड रुपया? जो रुपया नाम का सिल्वर कॉइन था इसकी शुरुआत करी है शेर शाह सूरी ने। तो पीपल, आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। इतनी कहानी क्लियर है। शेर शाह सूरी कब आया है? हमने देखा था 1540 में क्या हुआ था? हुमायूं भाग गया था, फिर वापस आया था 1555 में। तो इतने पीरियड में कौन राज्य कर रहा था इंडिया में? सूर डायनेस्टी। ये अफगान लोग हुआ करते थे, ये मुगल्स नहीं थे, ये अफगान थे, और इन्होंने यहाँ पे राज्य किया है। इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। शेर शाह सूरी ने 1540 से लेकर के 45 तक राज्य किया है, और यार बहुत ही ज्यादा काबिल आदमी हुआ करता था ये, मतलब एक्सट्रीम लेवल का काबिल आदमी। हमारे पूरे इंडिया में, नदर्न इंडिया में जो रोड का नेटवर्क था बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था इसने। इसी ने बनाई थी शेर शाह सूरी मार्ग। अब क्रेडिट दिया जाता है इसको, शेरशाह सूरी मार्ग का मिलना भी चाहिए। लेकिन ये जो रास्ता था इसको असल में वैदिक काल में उत्तर पथ बोलते थे। इंडिया का यूरोप के साथ ट्रेड करने का बहुत बड़ा रीजन ही उत्तर पथ था। ठीक है, आगे चल करके इस रास्ते पे जब मुस्लिम इन्वेजन हो रहे थे इस रास्ते पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। शेर शाह सूरी ने इस रास्ते को पूरा एकदम सिक्योर किया था, एकदम अच्छे से टाइट सिक्योरिटी लगाई थी कि यहाँ पे किसी के साथ कोई लूटपाट ना हो। इस रास्ते को फिर से चालू किया गया था, इसलिए इसका नाम शेर शाह सूरी मार्ग रखा गया था। बाद में फिर से बर्बाद हो गया, बाद में अंग्रेज लोगों ने इसकी मरम्मत कराई, उसको जीटी रोड बोल दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्लियर है ये बातें? तो ये थी सूर डायनेस्टी की कहानी। बहुत बड़ी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन वही सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। तो हम अपनी सांसों की सीमा से निश्चित है। 20 क्वेश्चन करने थे, देख लिया हमने। और अगर आप चाहते हो कोई और टॉपिक जानना, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, बढ़िया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लेकर के आएंगे। अभी तो हमारे पास ये था कि क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसलिए हम सूर डायनेस्टी के बारे में पूरा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, एंग्लो मराठा पूरा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना इंपॉर्टेंट है उतना डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, तो इसने रुपया की शुरुआत करी थी, और रोड के लिए इसको जाना जाता है। इसके रूल में सिक्योरिटी के लिए इसको जाना जाता है, सिक्योरिटी के लिए। मतलब ये सीन था, सीन ये था कि अगर कोई बुढ़ी औरत अपने पास करोड़ों रुपए का थैला लेकर के जा रही होगी तो भी 1 रुपया उससे कोई छीनने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि इसने साफ नियम बना करके रखा था कि अगर किसी क्षेत्र में लूटपाट हुई है तो या तो जो मुजरिम है उसको लेकर के आओ, नहीं तो जो उस एरिया का जो पुलिस ऑफिसर होगा उसकी कुटैया होगी। तो इसलिए पुलिस ऑफिसर्स वगैरह सारे बहुत ही ज्यादा सावधान रहते थे। ये पूरी कहानी हो गई। इसी के साथ हमने मिडवल इंडिया का एक मेजर पोर्शन खत्म कर लिया है। अब दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की इंपॉर्टेंस आपको शायद पता हो अच्छी बात है, ना पता हो तो मैं बता दे रहा हूं। यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो जो फ्री वाले टेस्ट हैं इनको तो कोई लोग मिस मत करो बिल्कुल भी। हमारे ऐप को अभी डाउनलोड करो, गेम लाइफ ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करिए, और हर संडे को ये फ्री मॉक टेस्ट होता है, इसको दीजिए। अगर आपको टेस्ट में मजा आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि यार थोड़े कम पढ़ रहे हैं टेस्ट और टेस्ट देने हैं आपको, तो फिर आप हमारा ये पैकेज चाहे तो खरीद सकते हैं। 249 का ये पैकेज है, और इसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे। तो आप संडे वाला फ्री तो दो सब लोग, अगर आप चाहते हो कि और टेस्ट देने तो आप इसको खरीद सकते हो। ठीक है, बाकी गिवन नंबर्स पे आप कॉल करके बाकी डिटेल्स जान जाएंगे।
दोस्तों ऐप कहाँ से डाउनलोड होना है आपको पता ही है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, गेम लाइव टाइप करना है और आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं सेशन के एंड में। मेरे थैंक्स बोलने का तरीका है कि मैं आपसे कह दूंगा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आपके थैंक्स बोलने का तरीका ये है, आपके थैंक्स बोलने का तरीका ये है कि लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, जिससे बाकियों की हेल्प हो जाए। सब्सक्राइब करके रख लो जिससे कि आगे की वीडियोस आपको मिल सके, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और गेट और ईएससी वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड पीपल, अगर आपको किसी भी टॉपिक में जीएस से रिलेटेड कुछ भी जानना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग उसके लिए डिटेल्ड वीडियोस लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए अपने आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे जल्द ही किसी नए सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।